चलिए शुरू करें आज की चर्चा और सबसे पहले देखते हैं क्या क्या है आज का टॉपिक। तो आज सबसे पहले जिस विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे वो है जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी। और इंटरनल सिक्योरिटी में आज हम पढ़ने जा रहे हैं रोल ऑफ स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स जो हमारी सिक्योरिटी के लिए चैलेंज पैदा करते हैं। तो नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी का सिलेबस नॉन स्टेट एक्टर्स यानी कोई भी आतंकी संगठन जो होता है जिसे हम नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं, जैसे लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद, अगर इनके हाथ में कोई वायरस आ जाए तो वे क्या क्या कर सकते हैं। और अगर आपको पहले से ये पता है वो क्या क्या कर सकते हैं तो उतना महत्वपूर्ण यूपीएससी के लिए नहीं था जितना आज महत्वपूर्ण हो रहा है। क्यों? क्योंकि भारत के विदेश मंत्री के द्वारा यह बात कहा गया है कि बायो टेररिज्म, जैव आतंकवाद एक गंभीर खतरा है, दुनिया इसके लिए तैयार नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि इन्होंने ये बात अगर पब्लिक में कही है तो स्वाभाविक रूप से इनके पास इंटेल होगा, इनके पास इंफॉर्मेशन होगी, सूचना होगी, तभी इतनी बड़ी बात वो कह रहे हैं। तो ये आज का हमारा पहला टॉपिक। फिर जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट इसके लिए किस प्रकार से गुड गवर्नेंस, यानी ये गवर्नेंस के साथ भी जुड़ा हुआ, क्योंकि गवर्नेंस अगर बेहतर है तो स्वाभाविक रूप से हम इस प्रकार की चीजों पर भी नियंत्रण लगा सकेंगे। जब यूपीएससी यह पूछ सकता है कि गवर्नेंस के सामने सबसे बड़ी बाधा गरीबी एवं भूख है, ऐसा यूपीएससी ने आपसे प्रश्न पूछा है, आपसे पूछा था, इसको जस्टिफाई कीजिए। तो आज यह भी प्रश्न बन सकता है कि आतंकवाद का समाधान भी गवर्नेंस के थ्रू ही किया जा सकता है, ऐसा भी कोई प्रश्न बन सकता है। फिर ऐसे और प्रीलिम्स आतंकवाद पर भी ऐसे, जैसे एक यूपीएससी ने आपसे प्रश्न पूछा था मेरे प्यारे बच्चों, आतंकवाद और विश्व शांति। क्या प्रश्न पूछा था? आतंकवाद और विश्व शांति, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया था आईएएस में। तो अगर डायरेक्ट आता है आतंकवाद पर तो उस आतंकवाद यानी जो आतंकवाद है और उसके जो विभिन्न टाइप्स हैं, उसके जो विभिन्न प्रकार, उसमें से एक टाइप है बायो टेररिज्म। तो एक बड़ा एंगल आप लिखने को पाएंगे। अब बहुत सारे थिंकिंग बेस्ड ऐसे आते हैं। अगर हम बिहार के संदर्भ में देखें तो फिलहाल अभी जो कहावत मेरे दिमाग में तुरंत निकल करके आई, अगर बिहार ऐसे की बात करें तो जो बच्चे यहां क्लास में हैं वो मुझे बताएं कि आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए, अगिला खेती आगे आगे एक ही सिंपल और पछिला खेती भागे जागे, तो क्या ये जो स्टेटमेंट है जयशंकर साहब का, वह इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नहीं कि जैव आतंकवाद एक गंभीर खतरा है, इसलिए हमें प्रोएक्टिव होकर के इसकी एक तैयारी, यानी इसको रोकने की तैयारी की प्रोसेस पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। यानी वो समय से पहले चेतावनी दे रहे हैं कि घटना घटित हो जाए उससे पहले हम इसको रोकने की तैयारी कर लें। तो अगला खेती आगे आगे की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम लेट करेंगे तो इस प्रकार की घटनाएं मानवता को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये आप देखें कहीं से भी आप, और बाकी तो जो यूपीएससी के ऐसे हैं वो तो कहीं पर भी लाइए। अब जैसे विजडम फाइंड्स ट्रुथ, विवेक सत्य को पहचान लेता है, तो जयशंकर यानी जो हमारे विदेश मंत्री, उनके विजडम ने पहचाना कि सत्य क्या है, और क्या सत्य है कि जैव आतंकवाद एक गंभीर खतरा है, दुनिया इसके लिए तैयार नहीं है। तो बहुत सारे, अब दुनिया इसके लिए तैयार नहीं है तो करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इंप्रूव, कि भैया स्वीकार कीजिए और सुधार करने की निष्ठा के साथ बायो टेररिज्म को रोकने पर काम कीजिए। आप सोचिए कितने निबंध केवल एक पंक्ति के इस टॉपिक से, अंदर तो मैं भी आपको ले ही नहीं गया, अंदर तो भी चलेंगे, विश्लेषण करेंगे तब। तो बड़ा यूपीएससी इजी है। अभी जैसे मेरी एक बिहार पीसीएस में पर्सनल मेंटरशिप के स्टूडेंट हैं, आपकी क्लास में है। आ, अभी इनसे सुबह सुबह मैसेज के थ्रू मेरी जो बातचीत हुई, पर्सनल मेंटरशिप, बेटे आप अपना नाम बता दो, आप क्लास में हो, नीतू, ठीक है। पर्सनल मेंटरशिप का मतलब अब वो वाली नहीं कि आप क्लास ले रहे हैं, मैंने एकदम से सिस्टम बदला है। जो नहीं समझेगा नहीं समझेगा, व्हाट्सएप बेस्ड पर्सनल मेंटरशिप, मुश्किल से मुश्किल एक सेशन के बाद आप देखिएगा, एक साल के बाद आप मान लीजिए, ये सबसे
अच्छा तरीका बन जाएगा यूपीएससी की तैयारी करने का। तो नीतू चौबे उसी में है और अभी इनसे मेरी जो बातचीत हुई है उसका रेफरेंस आप लोगों को मैं दूं। इन्होंने मुझसे कहा कि सर मुझे ए से लिखना नहीं आता। ध्यान से सुनिएगा और यहां पर आप इनका नाम सब लोग अपनी अपनी डायरी में लिख लीजिए। नीतू बेटा तुम्हें कमेंट करके बताना है हाँ सर हमारी ये बात हुई, जिससे बच्चों को ट्रस्ट हो ना। कमेंट तो आप सबको दिख रहे हैं, ये जरूरी है क्योंकि एक टीचर जब चैलेंज करे देन आपको उसके ऊपर ट्रस्ट बढ़े। तो इन्होंने मुझसे कहा कि सर इनको ए से लिखना नहीं आता। 71 बीपीएससी का मेंस इन्हें देना। मैंने इनको मैसेज में रिप्लाई किया कि बेटे 3 दिन 3 सिटिंग्स जो हम फोन पे व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट होंगे, चाहे वो गूगल मीट करें मतलब चाहे मतलब मीट करें या किसी भी प्रकार से, उसमें तो मीट की भी सुविधा है। मैंने इनको 3 सिटिंग में ऐसे लिखने को कहा है कि मैं तुमको केवल 3 सिटिंग लूंगा और तुमको ऐसे लिखना सिखा दूंगा। अब इनसे मैं जब 3 सिटिंग ले लूंगा आपको बताऊंगा, क्लास में इनसे पूछे कि इनको लिखना आया कि नहीं। अब आप सोचिएगा अब क्या है वो वही बताएंगे। चौथी चीज क्या है, इनसे मैंने पूछा तो इन्होंने बोला 69th बीपीएससी में मैंने इनसे पूछा कि बच्चे हाईएस्ट एसे में कितना मार्क्स गया था, इन्होंने बोला 210 नंबर। मैंने कहा अगर तुम्हारी राइटिंग अच्छी हुई, क्योंकि थोड़ा सा राइटिंग स्टेट पीसीएस में मैटर करती है, तो ये मैं तुमको पार करवाऊंगा। अब ये भी मैंने खुद चैलेंज अपने ऊपर ले लिया। तो जब मैंने ये चैलेंज लिया तो क्यों लिया? इसलिए नहीं कि मैं ज्ञानी हूं, मेरे बच्चे नहीं। जो स्किल मेरे पास है वही स्किल आप में ट्रांसफर करना चाहता हूं। आप स्वयं देखिए कि एक छोटी सी लाइन लिखी है कि जैव आतंकवाद एक गंभीर खतरा, दुनिया इसके लिए तैयार नहीं, जिसका डिटेल्ड कंटेंट मैं अभी डिस्कस करूंगा। और कितने ऐसे अभी तक हम लोग लिख पाने में कामयाब हो रहे हैं। जैसे मैं बीपीएससी का ही अगर बोलूं तो अगिला खेती आगे आगे, पछला खेती भागे जागे। सबसे पहले आपको इस निबंध में क्या करना है, अर्थ लिख देना सीधा। इस निबंध से आशय है या इस कहावत से आशय है, इस कहावत का अर्थ है, द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज, कुछ भी आप लिख करके इसका आपने अर्थ बता दिया। फिर तुरंत आप विदेश मंत्री जयशंकर, भूमिका लिखना बता रहा हूं, विदेश मंत्री एस जयशंकर का यह कोटेशन कि अभी हाल ही में विदेश मंत्री महोदय ने जैव आतंकवाद पर एक संवेदनशील टिप्पणी करते हुए कहा कि जैव आतंकवाद एक गंभीर खतरा, दुनिया इसके लिए तैयार नहीं है। यह कहावत दुनिया को इस बात के लिए, यानी अगला खेती आगे आगे, पछला खेती भागे जागे, भारत और दुनिया को जो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है उसी की तरफ प्रेरित करती है कि समय रहते ही कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं होगी तो बाद में केवल पश्चाताप करना पड़ेगा और उचित परिणाम प्राप्त नहीं होगा। इस संदर्भ में अगला खेती आगे आगे, पछला खेती भागे जागे, यह कहावत बिहार की हमें जीवन से लेकर के इस व्यवस्था, इस सिस्टम के विभिन्न सोपान पर प्रेरित करती हुई चलती है। समाज के लिए इसमें क्या संदेश है? सबसे पहले व्यक्ति के लिए अगला खेती आगे आगे व्यक्ति को कैसे उसके जीवन के लिए तैयार करती है। अब व्यक्ति में कोई कुछ भी हो सकता है, तो व्यक्ति के लिए अगला खेती आगे आगे, समाज के लिए, समाज की व्यवस्था के लिए अगला खेती आगे आगे, राजनीति के लिए अगला खेती आगे आगे, प्रशासन के लिए अगला खेती आगे आगे। चिंतन कीजिए। और उदाहरणों की आपके पास, जीएस की तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ हिंदू में, तो बौछार है, कहीं से कुछ आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। फिर केवल राजनीति और प्रशासन नहीं, इकोनॉमी अगला खेती आगे आगे, साइंस एंड टेक अगला खेती आगे आगे, और बहुत सारे एग्जांपल आपके पास। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अगला खेती आगे आगे। नहीं तो पछला खेती, अगर आपने पर्यावरण को बचाया नहीं तो फिर स्वाभाविक है सभ्यता ही तबाही की राह पर आगे चल पड़ेगी। अब आप सोचिए अगला खेती आगे आगे, यहां से मैंने स्टार्ट किया, करंट से एग्जाम, आपसे एग्जामिनर कनेक्ट हो गया कि वाह यार मजा ही आ गया, बंदे ने क्या ही सुर, यानी सुबह ही कनेक्ट कर दिया आपने। और भूमिका में फिर उसके बाद कि हम इन विषयों पर विचार करेंगे, हर एक पॉइंट, आपदा के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए चिंतन कीजिए आप। कंप्लीट हो गया कि निबंध? तो मेरे बच्चे, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं, बस ये क्या है, हमारे मन का एक डर है। हमने निबंध
अरे बाप रे, कोई बहुत बड़ी तोप है। नो, निबंध मतलब जैसे सुनील अभिव्यक्ति खड़े होते हैं, बताते हैं, हेलो बच्चों नमस्कार। अब देखिए निबंध क्या है, यहां से सीखिए। हेलो बच्चों नमस्कार, स्वागत आप सभी का अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप पर, जहां मैं कराता हूं ऐसा 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 ऐसा। अब ये मैं जहां से स्टार्ट हुआ, तो जब मैं स्टार्टिंग में जो बातें कहता हूं, या जो अभी उस परिचय के बाद मैं क्या बताता हूं, ये सारे टॉपिक बताता हूं, तो प्रतिदिन आप निबंध की भूमिका लिखना सीख रहे हैं, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये जो मैं रोज टॉपिक बताता हूं, ये आईक्यूआईपी की क्लास का इंट्रोडक्शन है कि नहीं है? सबसे पहले मेरा परिचय, भूमिका यही तो होती है, निबंध की भूमिका यही तो होती है। पहले पहले टॉपिक का परिचय, फिर टॉपिक से जुड़े विषयों का परिचय, फिर भूमिका खत्म, फिर पैराग्राफ चेंज, और फिर एक एक पॉइंट को आप डिस्कस करते हुए एक एक पैरा में, या एक पैरा में, दो पैरा में, जैसा भी उसका स्ट्रेंथ होता है। स्ट्रेंथ मीन्स जैसे एजुकेशन पे लिख रहे हैं तो ऑब्वियस है थोड़ा ज्यादा स्पेस देना चाहिए, क्योंकि इसमें एजुकेशन स्किल बहुत कुछ है। और जो है किसी अन्य विषय पर लिख रहे हैं एजुकेशन स्किल के अलावा, अगर हम हेल्थ वगैरह पर, तो एजुकेशन स्किल से थोड़ा सा छोटा उसको लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसकी इंपॉर्टेंस नहीं, लेकिन एजुकेशन और हेल्थ स्किल बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि लोग एजुकेटेड हो जाएंगे तो बीमारियां भी उनके करीब कम आएंगी। बहुत सारी बातें। तो आप देखिए, रोज मैं इंट्रोडक्शन लिखना सिखा रहा हूं कि नहीं सिखा रहा हूं? आईक्यूआईपी का इंट्रोडक्शन यही है। नमस्कार, मेरा नाम ये है, अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप पर आपका स्वागत है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आज हमारे डिस्कशन का विषय ये है 10 टॉपिक। ये हो गया इंट्रोडक्शन। फिर मैं पैराग्राफ चेंज करता हूं, सॉरी तो एड वर्ड आ गया। फिर मैं पैराग्राफ चेंज करता हूं। पैराग्राफ चेंज करने का मतलब क्या होता है? आइए देखें, अब जैसे निबंध में, आइए देखें जैव आतंकवाद एक गंभीर खतरा कैसे है दुनिया के लिए, और अगला खेती आगे आगे यह जो दर्शन है यह किस प्रकार से प्रेरित करता है कि इस गंभीर खतरे से बचा जाए। एक पैराग्राफ। फिर उसके बाद एक पैराग्राफ खत्म, फिर जो है क्या हो गया, अगला पैराग्राफ आ गया। ये तो मान लो क्वेश्चन क्वेश्चन, फिर क्या आ गया, अगला पैराग्राफ आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई, तो आई होप आप समझ पाए, या ये बाउंसर गया, बकवास गया, एक बार कमेंट लिखे, और सभी लिखा करो यार, सीखने आए वैसे उदासी से गुरु काम ना चलेगा। आपको पता नहीं है कि आप अपनी उदासी से अपनी जिंदगी में कितना बड़ा नुकसान कर सकते हैं। इंटरैक्टिव होना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और सबसे बड़ी बात, अगर आपका कोच, आपका टीचर दुनिया में कहीं भी अगर वो तगड़ा इंटरैक्टिव है, तो आपको बहुत ज्यादा उसके साथ अपनी क्वालिटी को निखारने का अवसर मिलता है। एक बार सभी बच्चे बताएं कि क्या चीजें समझ में आई कि नहीं समझ में आई। तो इसलिए निबंध लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। आपको जानकारी चाहिए, कंटेंट चाहिए, वो सारी चीजें रोज यहां हो रही हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक आप समझ गए, उसके बहाने मैंने बहुत सारी चीजें और समझाई, आप देख सकते हैं। फिर दूसरा टॉपिक है डिजिटल अरेस्ट। क्या मैं कितनी बार करा चुका हूं आप लोगों को? डिजिटल अरेस्ट जीएस पेपर 2 एसे और प्रीलिम्स के लिए, यानी साइबर सिक्योरिटी की दृष्टि से यह टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसी, बाय मिस्टेक यह जीएस पेपर 3 नहीं है, लिख लीजिएगा जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी, यानी साइबर सुरक्षा से जुड़ी बातें। किससे? साइबर सुरक्षा। तो आप कहेंगे हाँ सर पढ़ा चुके हैं, लेकिन डिजिटल अरेस्ट में आज एक नई चीज हुई है। इसी को बोलते हैं करंट अफेयर्स की क्लास 2-3 साल लगातार करनी चाहिए, क्योंकि हर एक अपडेट आपके पास आती है। तो डिजिटल अरेस्ट में नई चीज हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को अब डिजिटल अरेस्ट के मामले में सुप्रीम पावर दे दी है, यानी राज्यों को भी दरकिनार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब डिजिटल अरेस्ट से निपटने का जो मामला है वो केवल सीबीआई देखेगी। आप देख सकते हैं, तो सीबीआई की एक पावर यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जीएस पेपर 2 मेरे प्यारे बच्चों, जैसे सुप्रीम कोर्ट का द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब मेरे बच्चों, सुप्रीम कोर्ट की न्यायपालिका में क्या भूमिका है? यूपीएससी ने भी प्रश्न पूछा, और यूपीएससी को कॉपी स्टेट पीसेस वाले करते हैं तो पूछते हैं। आपसे क्या पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को मजबूत बनाने में, मैं पूरे प्रश्न की समरी बना रहा हूं, बहुत बड़ा प्रश्न था वो, कि सुप्रीम कोर्ट ने
भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में जो भी भूमिका निभाई, जो भी डिसीजन दिए हैं, उसके आधार पर आपको एनालिसिस करने को कहा है, आया है कि नहीं? अरे भाई, भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने में सुप्रीम कोर्ट ने प्रो एक्टिव भूमिका निभाई, ऐसा करके। मेरे प्यारे बच्चों, आप सोचिए कि अगर आप द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडियन डेमोक्रेसी लिख रहे हैं और उसमें आप इंटरनल सिक्योरिटी की दृष्टि से डिजिटल अरेस्ट की जो अ, एक समस्या है, साइबर समस्या, अगर उसके बारे में लिख रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका लिख रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं कि आपका जो आंसर वो किस डायमेंशन के साथ कनेक्ट हो रहा है। केवल पॉलिटी नहीं लिख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी गवर्नेंस के लिए भी जो डिसीजन दे रहा है, वो भी आपकी कॉपी में एग्जाम्पल के रूप में है। तो आप चिंतन कीजिए कि आपकी कॉपी को देख करके एग्जामिनर कितना प्रसन्न होगा। और एक बार एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है अगर ना प्रसन्न हो गया, फिर तो आप समझिए आपके ऊपर नंबरों की बहार है, नीति से सरकार है। ठीक है, तो ये आप यहां से देख सकते हैं डिजिटल अरेस्ट। अब जीएस पेपर 2 यहां क्यों महत्वपूर्ण है, एक और पॉइंट आप भी जिसका इस ऑब्वियस, ये तो फ्रंट पेज की हिंदू की न्यूज, आज पहली न्यूज यही थी, तो इस पर आर्टिकल तो लिखा नहीं गया, लेकिन एक पॉइंट मेरे दिमाग में पनपा। क्या ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं, अभी इस पर कहीं चर्चा नहीं, आप सब, क्या सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन भारतीय संघीय व्यवस्था में, इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर में सेंटर को और मजबूत कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर कर रहा है तो कैसे? जैसे संविधान ने केंद्र एवं राज्यों को शक्तियां दी हुई हैं। यूनियन लिस्ट यानी संघीय सूची, केंद्र जिन विषयों पर कानून बनाए, स्टेट लिस्ट जिन विषयों पर राज्य कानून बनाए, कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची जिस पर दोनों मिलकर के कानून बनाए। चिंतन कीजिए आप। अब ये देखिए, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने दी वो तो ठीक है, लेकिन समय के साथ यार बहुत सारे विषय नए नए जुड़ रहे हैं और उन सभी विषयों को रेजिडुअल पावर, अवशिष्ट शक्तियां, जिस पर पूरी शक्ति केंद्र की है। आप देख सकते हैं अगर सीबीआई को ये पावर दी जा रही है तो इसका मतलब केंद्र और ताकतवर हो रहा है। इस पर आएगा आर्टिकल, आप जरूर देखिए। तो मजेदार है एसे और प्रीलिम्स। तो अब ऐसे में क्या है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट का विजनरी डिसीजन नहीं है? भाई, डिजिटल अरेस्ट आज एक कॉमन फेनोमिना हो चुकी है, सामान्य परिघटना हो चुकी है, जो लोगों के व्यक्तिगत लाइफ को भी और इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी दोनों को नुकसान पहुंचा रही है। अब ऐसे सेम वही मेरे प्यारे बच्चों, जैसे अनेर धुनेर के राम रखवार। अब जैसे अगर मैं बिहार पीसीएस की बात करूं केवल, तो अनेर धुनेर के राम रखवार, यानी जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, वो जो पिक्चर आई थी। तो आप देख सकते हैं भारतीय लोकतंत्र में जो विषय अभी भी डिफाइन नहीं है कि कौन सी संस्था उसके संदर्भ में एपेक्स यानी शीर्ष भूमिका निभाएगी, ऐसे बहुत सारे विषय, उन्हीं में से एक विषय था डिजिटल अरेस्ट। और उस डिजिटल अरेस्ट को अब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई यानी डिजिटल अरेस्ट से मामलों को निपटाने का काम सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में सीबीआई को सौंपा है। यहां सीबीआई उसी भूमिका में दिख रही जो इस कहावत का मूल भाव है, अनेर धुनेर के राम रखवार। तो ये राम रखवार जो है यह सुप्रीम कोर्ट है इस केस में। क्या आप इसे लिख सकते हैं कि नहीं 100% कनेक्टिविटी के साथ? इसलिए नहीं कि सुनील अभिव्यक्ति बोल रहे हैं तो आपको ये चीज लिखनी है, नहीं, कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, 100% कनेक्ट हो रहा है। ऐसे बहुत सारे अभी तक डिजिटल अरेस्ट कितने मामले थे, करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू, या सुप्रीम कोर्ट का विजनरी डिसीजन है जो अंतर्ज्ञान और तर्क के मेल से आया। तो आप सोचिए कि यूपीएससी में निबंध को पकड़ना बहुत आसान है, लेकिन आप एक निबंध लिखना सीखिए, केवल एक निबंध। जिस दिन वो एक निबंध आप अच्छे से लिख ले गए, दूसरा निबंध आपको सिखाने की जरूरत नहीं, आप गलत लिख ही नहीं सकते। तो इसलिए मैंने उस लड़की को कहा कि 3 दिन के अंदर तुम्हें सिखाऊंगा, ठीक है, जिसमें से पहला दिन स्वाभाविक है आज ही होगा, 3 सिटिंग में। अब इसके बाद एक है संचार साथी ऐप। अब ये प्रीलिम्स के लिए है अमूमन। जो है दूरसंचार विभाग ने कहा है कि जितने भी फोन आ रहे हैं आप इनको पहले से ही इंस्टॉल करो भाई। एप्पल वगैरह इस पर उंगली उठा रहे हैं। तो संचार साथी ऐप क्या है, और ये जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी, जीएस पेपर 2
गवर्नमेंट पॉलिसी, एसे और प्रीलिम्स। एसे में यही सारी विजनरी डिसीजन एंड सो ऑन इस प्रकार की चीजें। सॉरी बच्चों, ये जो अब जब तक सर्दी सेट नहीं हो जाएगी मुझे ऐसे ही छींक आती रहेगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, आपने प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन देखा होगा मसाला बॉन्ड, काफी पहले, लगभग 5-6 साल पहले पूछा गया था, एक बार आप चेक करेंगे। मसाला बॉन्ड, आज मसाला बॉन्ड हिंदू में भरा पड़ा है। क्यों? क्योंकि ईडी ने मसाला बॉन्ड इन्वेस्टिगेशन में केरल के सीएम को नोटिस जारी कर दिया है, यानी आपके प्रवर्तन निदेशालय ने। फिर देखिए, फिर अगले पेज पर मसाला बॉन्ड कंट्रोवर्सी, मसाला बॉन्ड विवाद फिर गरमाया। तो स्वाभाविक है, मसाला बॉन्ड क्या होता है, प्रीलिम्स के लिए आपको पढ़ने की जरूरत होती है, जिसको हम एक बार पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद जो MK2 हेरॉन MK2 अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी ड्रोन हमारे आर्म्ड फोर्सेस अब बड़ी मात्रा में खरीदनी जा रही हैं, मतलब खरीदने जा रही हैं। तो हेरान MK2 के बारे में प्रीलिम्स के लिए आपको सब कुछ जानना चाहिए। और इनफैक्ट मैं फिर से कह रहा हूं, ड्रोन के बारे में ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े सब मैंने कराए हैं, जो भी यूपीएससी 24 तारीख को देने जा रहे हैं। आप ऑपरेशन सिंदूर में जितने भी हथियारों का जिक्र था सबको आपको पढ़ के जाना है। ड्रोन पे तो विशेष नॉलेज लेकर के जाना है। तो जब भी मन हुआ करे ड्रोन के बारे में कुछ न कुछ आप गूगल, जेमिनाई, चैट जीपीटी कुछ भी करके पढ़ते रहा करिएगा, ठीक है? क्योंकि एक बार में चीजें याद होती नहीं, कई बार आंखों से निकालना होता है। फिर अगला टॉपिक आता है, भारत को बायो रेमेडिएशन की जरूरत क्यों है। ये अच्छा टॉपिक है जीएस पेपर 3 एसे और प्रीलिम्स के लिए। ऑब्वियस है, पर्यावरण संरक्षण, वेस्ट को वेल्थ में बदला जाए। और एसे प्रीलिम्स, विज्ञान किस तरीके से राष्ट्र की के विकास में सहायक होता है। यूपीएससी ने आपसे प्रश्न भी पूछा था, किसी भी राष्ट्र के विकास एवं सुरक्षा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सर्वोपचार है। तो ये जो प्रीलिम्स के टॉपिक है ना, ये भी निबंध में आते हैं, इसको ऐसे हल्के में नहीं लेना, और ये भी आएगा। फिर इसके बाद प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि सेना ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का एक जो है टेस्ट किया है, कॉम्बैट लॉन्च यानी लड़ाकू प्रक्षेपण किया है प्रीलिम्स के लिए। और कल जो टॉपिक रह गया था बच्चों, रिसर्च पाइपलाइन, ये शब्द मैंने कल आप लोगों को बताया था, और फिर उसके बाद क्या हुआ पता नहीं कैसे, पीडीएफ में भी नहीं था, कंटेंट में भी नहीं था, और लास्ट में मैं भूल गया, मेरे पास तो कंटेंट सब दिमाग में होता है। तो रिसर्च पाइपलाइन वाला टॉपिक मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक, बहुत टाइम बाद मुझे इस टाइप का कोई टर्म मिला। आप ये टर्म अगर यूज करेंगे, इसके बारे में कल काफी बातचीत कर ही चुका हूं, तो इसको भी जीएस पेपर 3 टू एसे और प्रीलिम्स के लिए बातचीत करेंगे। बाकी इंडियन एक्सप्रेस में आज एक ही था, संचार साथी क्या है। यह ऐप सरकार ने स्मार्टफोन बनाने वालों से, सभी फोन में, यानी जितने भी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां, चाहे एप्पल हो, चाहे गूगल हो, चाहे जो भी हो, ठीक है ना, सभी को प्री इंस्टॉल करने को कहा है। तो क्यों कहा? ऑब्वियस है, इंटरनल सिक्योरिटी का विषय। अब एक छोटा सा यहां पर आपके सामने ऐड है मेरे प्यारे बच्चों, जो जरूरी है, क्योंकि कल यूपी पीसीएस का भी प्री का रिजल्ट आ गया। तो मेंस 1-to-1 व्हाट्सएप बेस्ड, ये मैंने लिखना इसलिए जरूरी समझा, क्योंकि आपको जो मैं मेंटरशिप करता रहता हूं, वो जो हजारों जगह ऐड हो रहा है, उससे आप इसको अलग समझ सके, ये केवल इसलिए यहां पर आपको मैं दे रहा हूं। ये मेरी मेंटरशिप जब मैं कहता हूं, चाहे वो आईएएस वाली हो, सुनील अभिव्यक्ति पर्सनल मेंटरशिप, वो वाली नहीं है। क्लास में तो जो कंटेंट चाहिए तो आपको क्लास से मिलेगा ही मिलेगा। ये मेरी 1-to-1 मेंटरशिप है, और इसी से रिजल्ट है। क्योंकि मैं इसमें क्या होता है, क्लास के लिए पूरा एक एनवायरनमेंट बनाना पड़ रहा है। आओ, इस ये करो, वो करो, कंटेंट बनाओ, यानी 2 घंटे की क्लास के लिए 6 घंटे की व्यस्तता, आपकी भी और मेरी भी, मेंटली भी, फिजिकली भी। लेकिन इसमें क्या हो, मैं कहीं भी बैठा हूं, इनफैक्ट मैं बच्चे टॉयलेट की सीट पे बैठा हूं और कोई मैसेज आ गया तो उसका रिप्लाई फटाक से हो जाता है कि बच्चे इस क्वेश्चन में ये कमी है, इसको थोड़ा इस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक करो। अब इसकी ताकत, क्योंकि मैं प्रोएक्टिव हूं, अगला खेती आगे आगे वाला इंसान हूं, तो 2 साल के बाद आपको समझ में आएगी। ये बहुत बेहतरीन चीज है जो 1 से 2 साल में आप, लेकिन हाँ, आपके कोर मेंटर के साथ, यानी जैसे मेरे साथ, अगर इसमें मैं अपनी टीम को आपके साथ कनेक्ट कर दूं, या कोई बात, मैं इसलिए ये एग्जांपल बता रहा हूं कि कहीं पर और भी ऐसे ऐड आएंगे, तो आपको हमेशा याद रखना है कि आप अपने कोर टीचर के साथ कनेक्ट हैं कि नहीं है।
ये हमेशा याद रखिएगा। और अगर कोई तर्क देख 5000 हैं कोर के साथ कैसे कनेक्ट होंगे, तो आप समझिएगा कि रिजल्ट होना नहीं। मैं ये चीज खुल के आपसे बात कर रहा हूं, ये बहुत बड़ी चीज है। आप एक बार इन सब चीजों को खुद भी जज कीजिए, जेमिनाई वगैरह पे जाकर के पूछिए कि आने वाले फ्यूचर में जो सिलेक्शन है उसके क्या मॉड्यूल होंगे, वो खुद ही लिख के देगा, यही सारे मॉड्यूल होंगे। तो मैं जो बनाता हूं ऐसा नहीं, आपको अच्छे से पता, कोई भी फैसला लेने से पहले इनपुट दे करके काम किया जाता है। तो मेंस अभी चूंकि चल रहा, मेरा मेंस स्ट्रांग है, तो 1-to-1 व्हाट्सएप बेस्ड मेंटरशिप प्रोग्राम यूपीपीसीएस प्री रिजल्ट आ चुका है, इसकी भी मैं दे रहा हूं। और 71 बीपीएससी प्रीलिम्स रिजल्ट तो आउट है, उसमें भी एडमिशन स्टार्ट है। और मेरे प्यारे बच्चों, आप कांटेक्ट इन नंबर पर करके और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सेम ऐसे ही जैसे आप देख सकते हैं, पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम, अभिव्यक्ति आईएएस, यूपीपी, ठीक है ना। तो ये आप इस हिसाब से चल पाएंगे यूपीपीसीएस और बिहार पीसीएस दोनों के लिए। फिलहाल अब मैं टॉपिक पे आऊंगा, बाकी की जो बातें हैं वो सारी अगले उसमें करूंगा। अब आते हैं हम लोग पहले टॉपिक पर, जैव आतंकवाद एक गंभीर खतरा है। सबसे पहले इस विषय पर बातचीत करते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है बच्चों, केवल आईएएस, अभी मैं इंटरव्यू की भी तैयारी उसी से करा रहा हूं, सबसे बड़ी बात है। तो बहुत बेहतर चीज है, क्योंकि फीचर्स इतने स्ट्रांग हो गए ना कि ठीक है। तो चलिए एक बार रीडिंग लाइव में भी क्या लगे, चलिए एक बार इसको पढ़िए आप फटाफट। मैंने बहुत सारी बातें की हैं, एक बार इसको पढ़िए तुरंत। चले भाई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया अभी बायो टेररिज्म यानी जैव आतंकवाद से निपटने के लिए तैयार नहीं है। अब इस विषय को अगर आप समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा विस्तार से चले, एक बार सिलेबस देख लीजिए। देख सकते हैं आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देने में नॉन स्टेट एक्टर्स की भूमिका क्लियर है, और भारत के हितों पर विकसित एवं विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव, आप इसको भी लेकर के यहां पर चल सकते हैं। और बहुत सारी चीजें जो मैंने पहले भी बताई वो भी आप लेकर के चल सकते हैं, ठीक है। अरे भाई, जैसे पाकिस्तान की नीति जो आतंकवाद वाली है, भारत को कैसे प्रभावित कर रही, वो इसमें आएगा, इसलिए लगाया गया है। तो ये आपका सिलेबस का पार्ट आता है मेरे प्यारे बच्चों। अब मान लीजिए किसी शहर में अचानक एक वायरस फैल जाए। क्या फैल जाए? किसी भी शहर में एक वायरस फैल जाए। इस टॉपिक को पूरा समझना, जो किसी प्रयोगशाला यानी लेबोरेटरी में बनाया गया और दुनिया को पता ही ना चले कि यह प्राकृतिक है, यानी ये नेचुरल है, या किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आतंकवादी संगठन ने जानबूझकर फैलाया है। अब आपसे प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि क्या ऐसी स्थिति अगर बने किसी शहर में, किसी देश में, तो क्या वो शहर या वह देश अकेले इस स्थिति को संभाल सकता है? आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, आप कहेंगे नहीं। यही है मेरे प्यारे बच्चों बायो टेररिज्म यानी जैव आतंकवाद की असली चुनौती। समझ गया? और इसीलिए इस टॉपिक को कराया गया, और इस पर कोई पीवाईक्यू नहीं है, बिकॉज यह प्रश्न, मतलब यह अभी तक इस टाइप का कोई प्रश्न यूपीएससी ने पूछा नहीं है। तो बायो टेररिज्म क्या है, जिसके प्रति भारत के विदेश मंत्री महोदय ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बायो टेररिज्म सीरियस थ्रेट है, जिसके लिए वर्ल्ड अभी रेडी नहीं है, विश्व भी तैयार नहीं है।
यानी बायो टेररिज्म का मतलब क्या हो गया? पहली चीज आपको ये जाननी चाहिए, इसकी मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है। जब कोई व्यक्ति या आतंकी समूह वायरस नंबर 1, बैक्टीरिया नंबर 2, फंगस नंबर 3 या टॉक्सिन्स जिसे हम जहरीले तत्व कहते हैं, इनका उपयोग हमला करने के लिए करे। इनका उपयोग किस लिए करे? हमला करने के लिए, उसे हम बायो टेररिज्म कहेंगे। अब सबसे बड़ी बात होती है कि सीरियस थ्रेट शब्द यहां पर उन्होंने क्यों कहा है, यानी क्यों यह सबसे खतरनाक है। तो स्वाभाविक है, यह हमला दिखाई नहीं देता। भाई कोई हमलावर तो है नहीं, हमलावर पहचान में नहीं आता, बीमारी तेजी से फैलती है, अस्पताल यानी हॉस्पिटल, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था और गवर्नेंस, शासन, सब पर बोझ पड़ता है। जैसे 2001 में आप सब बहुत छोटे होंगे, एंथ्रेक्स का अटैक किया गया था। चिट्ठियों में, जैसे आपने अपने घर डाकिया आया या कोई भी आपकी डिलीवरी आई, पार्सल आया, आपने उसको खोला तो उसमें एंथ्रेक्स बैक्टीरिया मौजूद है, आपको पता नहीं चला, दिखता तो है नहीं, आपने टच किया, आपको हुआ, घर परिवार में सबको होता चला गया, फिर वहां से वहां चीजें बाहर फैलती चली गई, जैसे कोविड फैला। आई होप आप समझ गए। अब आता है दुनिया तैयार नहीं है। आप खतरा तो बहुत अच्छे से समझ गए, अब दुनिया तैयार नहीं। तो दुनिया तैयार नहीं, देखिए खतरा उन्होंने बता दिया, तो बहुत सारे निबंध यहां पर सिद्ध हो गए कि विजडम फाइंड्स ट्रुथ, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया। विवेक ने सत्य को पहचाना, पहचाना कि नहीं पहचाना? अब पहचान लिया तो स्वाभाविक है, यह देखने की जरूरत है कि दुनिया तैयार नहीं। और जब दुनिया तैयार नहीं तो कौन सा निबंध आएगा? वे सपने जो हमें सोने ना दे, कि भैया इतना बड़ा थ्रेट है, हम उसके लिए तैयार नहीं, या वही स्वप्न है जो हमें सोने नहीं दे रहा। पॉइंट इज क्लियर बेटा? तो अब आता है कि आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि सर इस प्रकार के खतरे के लिए क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ प्रयास हुआ है? जी हां, एक संधि हुई है जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, BWC इसे हम बोलते हैं। अभी नोट्स में आपको डिटेल में सब मिलेगा, अभी केवल समझिए। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है मेरे प्यारे बच्चों, 1975 में यह हमारे सामने आई है, जो कहती है कि कोई भी देश जैविक हथियार नहीं बनाएगा, नंबर 1, ना ही उत्पादन करेगा, नंबर 2, और ना ही उपयोग करेगा, नंबर 3। भारत भी इस संधि का सदस्य है, प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा। बट अब आते हैं विश्व तैयार नहीं है वाले पॉइंट पर। उस विश्व तैयार नहीं है को कैसे समझेंगे? जब यह समझेंगे कि इस संधि में दो बड़ी कमियां, समझिएगा। पहला जो इसकी कमजोरी है, जो अक्सर कानूनों की कमजोरी होती है, संधियों की कमजोरी होती है, खासकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, नो कंप्लायंस सिस्टम। यानी इस संधि के जो प्रावधान है, उनका पालन विभिन्न देश कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसको सुनिश्चित करने की कोई व्यवस्था नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो पहली कमी है, पालन सुनिश्चित करने की व्यवस्था नहीं। नो कंप्लायंस सिस्टम, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया पहला कि कोई इस संधि के द्वारा कोई इंस्पेक्शन की टीम नहीं बनाई कि जो विभिन्न सदस्य देशों की लेबोरेटरीज में जा करके जांच करे कि भाई यहां कुछ ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा। जहां भी कुछ सुगबुगाहट सुनाई दे तो कोई निरीक्षण की टीम नहीं है, कोई पेनाल्टी नहीं है, अगर कोई बना भी रहा है तो उसके पास ये कोई पेनाल्टी नहीं लगाता है, कोई टेक्निकल मॉनिटरिंग नहीं है, तकनीकी रूप से उसकी निगरानी नहीं की जाती है, कोई वेरिफिकेशन नहीं है। यानी अगर कोई देश गुप्त रूप से मेरे प्यारे बच्चों जैविक हथियार बना रहा है तो दुनिया को पता भी नहीं चलेगा। अब कोई आतंकी समूह बना रहा तो भी पता नहीं चलेगा। याद रखेगा। तो पहली कमी इसकी यह है कि कंप्लायंस नहीं है। दूसरी कमी इसकी मेरे प्यारे बच्चों क्या है? आ, डुअल यूज, बड़ा अच्छा शब्द दे रहा हूं, डुअल यूज टेक्नोलॉजी, यानी द्वि उपयोग तकनीक।
इसका मतलब क्या? वे तकनीकें जो वैज्ञानिक काम में भी उपयोग होती हैं और जैविक हथियार बनाना भी आसान कर देती है। यानी ऐसी तकनीक जो दोनों काम करती हैं, तो उनका उपयोग तो आप रोक नहीं सकते, क्योंकि पहला तो काम करना ही करना है। तो द्वि उपयोग तकनीक की समस्या, डुअल यूज टेक्नोलॉजी की समस्या दूसरे इस संधि के सामने चैलेंज उत्पन्न करती है कि बहुत सी तकनीकें ऐसी हैं मेरे प्यारे बच्चों जो वैज्ञानिक काम में भी उपयोग होती है और उन्हीं से जैविक हथियार भी बन जाता है। आप कहेंगे सर कैसे, जरा एक दो एग्जांपल बताइए। तो हम कहेंगे आइए भाई जरा एक दो एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां पर लीजिए, जीन एडिटिंग। क्या है? जीन एडिटिंग, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जीन संपादन। इसका गुड यूज क्या है? इसकी मदद से हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं, जैसे दवा बनाना, मेडिसिन बनाना। लेकिन इसका गलत उपयोग क्या है? वायरस को ज्यादा खतरनाक बनाना। यानी किसी भी वायरस को हम इसके द्वारा ज्यादा खतरनाक बना सकते हैं। कहिए मजा आया कि नहीं मजा आया? ठीक है, तो तकनीक है जीन एडिटिंग। ऐसे ही एक तकनीक है जिसे हम कहते हैं कल्चर लैब। क्या कहते हैं बेटा? कल्चर लैब। कल्चर लैब, अब इसका अच्छा उपयोग क्या है? वैक्सीन रिसर्च में इसकी बड़ी भूमिका है, वैक्सीन रिसर्च में। बट इसकी समस्या क्या है? गलत उपयोग। बैक्टीरिया को हम इसी के द्वारा, यानी इसी कल्चर टेक्नोलॉजी के द्वारा जो जीवाणु होते हैं उनकी संख्या हम बढ़ा सकते हैं और बहुत सारे जीवाणु बना करके, बैक्टीरिया बना करके हम उनका हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज ये उपकरण, यानी चाहे वो जीन एडिटिंग हो, जिन मशीनों के साथ, जिन टूल्स के साथ की जाती है, या जो कल्चर लैब है, इन सब को बनाना बहुत सरल है। ये इनको बनाने के सारे इक्विपमेंट बड़ी सरलता के साथ उपलब्ध हैं, आसानी से उपलब्ध हैं। यही सबसे बड़ी चिंता है। तो आई थिंक कि अब आपको समझ में आया होगा कि जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, यानी जयशंकर सर ने, कि दुनिया इसके लिए तैयार नहीं, दुनिया इसके लिए तैयार नहीं है, का मतलब हो गया कि भाई जो दुनिया की तैयारी है उस संधि में दो सबसे बड़ी कमियां हैं जिनको वो ध्यान नहीं दे पाती है। आई होप आप समझ, यानी संधि के सामने दो, संधि में कमियां नहीं, संधि के सामने दो चैलेंजेस हैं जिन्हें वो क्या करती है, जिन्हें वो किसी भी प्रकार से एड्रेस या संबोधित नहीं कर पाती है मेरे प्यारे बच्चों। इसीलिए उन्होंने कहा कि दुनिया तैयार नहीं। अब जैसे उन्होंने कहा दुनिया तैयार नहीं, तो यानी वही हो गया कि भाई अब करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इंप्रूव आर टू कीज टू सक्सेस। स्वीकारोक्ति का साहस और सुधार करने की निष्ठा, सफलता के दो मंत्र उठा करके लगा दीजिए। अब अगला खेती आगे आगे, पछला खेती भागे जागे, आप लगा दीजिए। क्या आपको इसी अप्रोच से काम करने की आवश्यकता है? क्लियर हो गया? यहां तक की पिक्चर बिल्कुल क्लियर। अब आता है कि उनके स्टेटमेंट में आया कि ग्लोबल साउथ जो है, ग्लोबल साउथ यानी वैश्विक दक्षिण, यानी विकासशील देश। ग्लोबल साउथ का मतलब बेटा, हमेशा जब भी ग्लोबल साउथ शब्द आए तो उसको आपको लेना है विकासशील देश। तो उन्होंने कहा अपने स्टेटमेंट में कि ये जो ग्लोबल साउथ वाले देश हैं ये सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। तो ग्लोबल साउथ यानी जैसे एशिया महाद्वीप, अफ्रीका कॉन्टिनेंट और लैटिन अमेरिका के जो विकासशील देश है उन्हीं को ग्लोबल साउथ कहा जाता है। तो डॉक्टर जयशंकर के अनुसार, पहला, कोविड मतलब क्यों ग्लोबल साउथ सबसे ज्यादा संवेदनशील है, आप समझिएगा। क्योंकि कोविड जब आया तो सबसे ज्यादा नुकसान, तो कोविड महामारी में वैक्सीन की भारी असमानता देखी गई, वैक्सीन इनइक्वालिटी देखी गई। कुछ के पास थी, बहुतों के पास वैक्सीन नहीं थी। हमने वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम के द्वारा लोगों को वैक्सीन दिलाई। तो पहली चीज तो ये, इन देशों के पास, यानी जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, अच्छी लैब नहीं है। आप खुद सोचिए कि आप जहां पढ़ के आए हैं, क्या वहां विज्ञान की कोई लैब है? सर्विलांस सिस्टम नहीं है, यानी कि लैब में क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है उसकी कोई निगरानी नहीं। जनसंख्या अधिक है, संसाधन कम है, इसलिए ग्लोबल साउथ के जो देश है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। आप देख सकते हैं। उन्होंने उस समय भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी का उदाहरण दिया। किसने? विदेश मंत्री महोदय ने। आपको पता ही होगा,
इसी वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने 90 से ज्यादा देशों को वैक्सीन दी। अब आता है भारत की चिंताएं क्या हैं। तो जैसे ही हम भारत की चिंताओं पर आएंगे तो जीएस पेपर 3 आएंगे। सिंपल है, यानी हमारे लेक्चर का अगला बिल्कुल मतलब क्रमबद्ध रूप से जो बातें मैंने कही हैं, अब आएगा भारत की चिंताएं क्या है, इंडिया का कंसर्न। भारत की चिंताएं क्या है, अब आप जरा यहां से देखिए भारत की चिंताएं क्या है। तो भारत को डर है कि पड़ोस में सक्रिय, यानी कि पाकिस्तान में सक्रिय जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये देखिए सिलेबस में, गैर राज्य अभिनेता जैविक एजेंटों का यानी वायरस बैक्टीरिया का दुरुपयोग कर सकते हैं। भारत की बड़ी और घनी आबादी एक छोटे हमले को भी राष्ट्रीय आपदा यानी नेशनल डिजास्टर में बदल सकती है। वैश्विक स्तर पर जैविक तकनीक का नियंत्रण ना होना भारत की सुरक्षा क्षमता को और कमजोर कर देता है या उसे संवेदनशील बना देता है। तो यही है। तो नॉन स्टेट एक्टर्स आपसे अगर पूछे फ्यूचर में कि भारत के सामने नॉन स्टेट एक्टर्स क्या क्या चैलेंज, यानी भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के सामने नॉन स्टेट एक्टर्स क्या क्या चैलेंज उत्पन्न कर सकते हैं, तो उसमें एक चैलेंज क्या अब आप लिख सकेंगे कि नहीं? बोलो भाई, बायो टेररिज्म लिख सकेंगे? आपके पास तर्क भी होगा, विदेश मंत्री महोदय का स्टेटमेंट अंडरलाइन करने के लिए एग्जाम्पल भी होगा। तो जरूरी नहीं कोई टॉपिक, ये डायरेक्ट भी आ सकता है। तो डायरेक्ट के लिए मैंने एक मॉडल क्वेश्चन बनाया जिसका आंसर मैं स्वयं देता ही देता हूं। अब आता है ऑब्वियस, अगर ये चैलेंज है तो समाधान ऑब्वियस, हर एक चैलेंज का एक सोल्यूशन भी है, यानी समाधान क्या हो सकता है। तो ऑब्वियस है भारत इसके समाधान के लिए काम कर रहा है और इसके लिए वह नेशनल इंप्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय कार्यान्वयन ढांचा बना रहा है। भारत ने प्रस्ताव दिया है कि जो भी हाई रिस्क लैब है उनकी निगरानी की जाएगी, डुअल यूज तकनीकों की जांच की जाए, हम भी करेंगे, विश्व के विभिन्न देश भी करें। घटना, अगर कोई ऐसी घटना घटित हो रही तो उसकी तुरंत रिपोर्टिंग होनी चाहिए, या कोई भी लैब में अगर संवेदनशील चीजें हैं उसकी भी रिपोर्टिंग होनी चाहिए, और जो भी रिसर्च हो रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च हो रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। तो ये हमारा है, यानी भारत ने इस प्रकार की बायो टेररिज्म को रोकने के लिए एक नेशनल इंप्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क का प्रस्ताव दिया है। फिर इसके बाद भारत चाहता है कि जो वैश्विक स्तर पर जो संधि है उस संधि को और मजबूत किया जाए, यानी उस संधि में वेरिफिकेशन मैकेनिज्म को मजबूत किया जाए, निरीक्षण टीम बनाई जाए, पेनाल्टी की ताकत दी जाए और तकनीकी सहयोग विभिन्न देशों के बीच में सुनिश्चित किया जाए जिससे कि कोई इसका गलत फायदा ना उठा सके। तो ये सारी बातें हैं यहां पर लिखी है। तो अंत में हम मेरे प्यारे बच्चों यही कहेंगे कि बायो टेररिज्म एक ऐसा हथियार है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन यह पूरा समाज, अर्थव्यवस्था और देश इनको हिला सकता है। दुनिया अभी तैयार नहीं है, जैसा विदेश मंत्री महोदय ने कहा, क्योंकि नियम कमजोर हैं, तकनीक तेजी से बदल रही है और संसाधन असमान है। इसीलिए भारत कहता है यह खतरा वैश्विक है, इसका समाधान भी वैश्विक ही होना चाहिए। और भारत खुद इस दिशा में विज्ञान, साइंस, डिप्लोमेसी, कूटनीति और सहयोग, कोऑपरेशन, तीनों से योगदान दे रहा है, जैसा कि मैंने योगदान वाली श्रृंखला में भी आपसे बातचीत की थी। तो आई होप आप समझ गए। एक बार कमेंट करिए अच्छे से समझ में आए। कोई डाउट हो तुरंत आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके कमेंट मेरे सामने होते हैं। ऐप पर पढ़ाने की सुविधा यही सबसे बड़ी है। अब एक मॉडल क्वेश्चन, जैव आतंकवाद एक विषम और तीव्र गति से विकसित होने वाला खतरा है, परंतु वैश्विक तैयारी अभी भी अपर्याप्त है। इस कथन की व्याख्या कीजिए तथा वैश्विक जैव सुरक्षा, ग्लोबल बायोसिक्योरिटी को मजबूत करने में भारत की भूमिका पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो ये आपके सामने, बायो टेररिज्म पोजेज एन असिमेट्रिक एंड रैपिडली इवॉल्विंग थ्रेट, बट ग्लोबल प्रिपेयर्डनेस रिमेन्स इनएडिक्वेट। डिस्कस इंडियाज कंसर्न, यानी इंडिया का क्या कंसर्न है, इट्स रोल इन स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल बायो सिक्योरिटी।
तो पहला टॉपिक आपके सामने, जिसका आंसर अभी हमारी पीडीएफ में आपको मिलता है, आपको पता है, यानी पूरा कंटेंट जो मैंने बोला डिटेल में आपको, मतलब मैंने जितना समझाया इससे कहीं ज्यादा कंटेंट जो है आपको हमारी पीडीएफ में मिलता है। और ठीक है, बाकी जो भी यूपीएससी की तैयारी मेरे प्यारे बच्चे करना चाहते हैं, तो अगर आप मेंस दे रहे हैं, कभी भी आप मेंस दें, इस साल, अगले साल, जब भी, अभी तो मैं इस साल की बात कर रहा हूं, 1-to-1 व्हाट्सएप बेस्ड मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें मेरे ही द्वारा आपको मेंटरशिप दी जाएगी। यूपीएससी प्री रिजल्ट 2025 आउट हो चुका है, उसका भी अभी एडमिशन हम ले रहे हैं, और 71 बीपीएससी का भी हम ले रहे हैं, जिसमें हम सबसे मजबूत जो सिलेक्शन की जो पूरी की रणनीति है उसके साथ आपके साथ कनेक्ट होंगे, क्योंकि आप पीछे जो विस्तार से पढ़ाएं उससे मेरा कोई मतलब नहीं, यानी एकदम सॉलिड जाएंगे, और हर एक चीज कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हर एक आंसर, सारी चीजें आपको सिखाएंगे, जिसमें हजारों आंसर लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। एक ही आंसर इतनी बार लिखवाऊंगा कि फिर आप आंसर गलत नहीं लिखेंगे। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके साथ प्रीलिम्साथॉन की टेस्ट सीरीज 2.0 अब ये शुरू होने जा रही है, बिल्कुल नए 7 दिसंबर 2025 से, जिसमें जो 26 वाले बच्चे दिसंबर से टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं उनको ये सुविधा है, प्लस 27 वाले अगर अभी से तैयार होना चाहते हैं, क्योंकि 27 में आपको करना ही करना है, तो अगर आप जो गलतियां 27 में करेंगे, आप 26 में ही अगर उसको सीख लेना चाहते हैं और उस पर काम कर लेना चाहते हैं, तो आप लोग भी आ जाइएगा। और जबरदस्त टेस्ट सीरीज है, बताने की जरूरत नहीं। एक और डिक्लेरेशन, सीसीपी का दूसरा, यानी बिल्कुल सीसीपी आपके सामने, संकल्प से सफलता तक, यह बिल्कुल न्यू क्लास स्टार्ट होने जा रही है। बिल्कुल जो बच्चे अभी तक प्रीलिम्स के कोर्स में नहीं, वो जरूर आ जाएं। इंडियन पॉलिटी में शुरू करने जा रहा हूं, यानी मैं स्वयं, 8 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। टारगेट है प्रीलिम्स 24 मई 2026। तो ये आपके लिए, यानी इंडियन पॉलिटी भी शुरू करने जा रहा हूं, बिल्कुल नए ढंग से। और जो बच्चे प्रीलिम्स की केवल मेंटरशिप चाहते हैं 6 महीने की, वो भी हमारे साथ, यानी 2026 वाले, वो यहां पर जुड़ सकते हैं, खासकर वो जिनका लगातार रुक रहा है और जिनका पहला अटेम्प्ट है, उनके लिए एक अच्छा ऑफर है ये। ठीक है, बाकी हमारे सारे कोर्सेज हैं, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीट तैयारी होती है फाउंडेशन की, आप हमारे साथ जुड़े। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, ठीक है, ये हमारा लर्निंग ऐप है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू किया जाए आगे। तो डिजिटल अरेस्ट, क्या आप लोगों को पता है? कुछ बताने की आवश्यकता है बच्चों? बहुत बारी पढ़ा चुका हूं, क्या इसको कुछ पढ़ाने की जरूरत है? बहुत बार और बहुत डिटेल से हुआ है कि नहीं हुआ भाई? तो डिजिटल अरेस्ट एक बार फिर समझा देता हूं, और जो ताकत मिली है, मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी बातें पहले ही डिस्कस कर दी। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक आदेश, यही देखिए, सबसे बड़े शब्दों के चयन से, योगिता, आपका कमेंट आ रहा बेटा, आपका कमेंट मैं देख पा रहा हूं, योगिता योगिता आ रहा है। पीडीएफ बेटा हमारे ऐप पर ही आप जाएंगे तो IQIP पीडीएफ नाम से एक आपको फोल्डर मिलेगा, उसमें आप जाएंगी तो 199 रुपी मंथली में आपको पीडीएफ मिलती है, यानी पूरे महीने। डिजिटल अरेस्ट, डिजिटल गिरफ्तारी, तो ऐतिहासिक आदेश कहा गया, लैंडमार्क ऑर्डर, तो इसलिए इस टॉपिक को भी समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए शुरू करें अब इसके ऊपर एक बार चर्चा, और फिर, ठीक है, चलिए। मेरे प्यारे बच्चों, कल्पना कीजिए कि आपके फोन, अभी आप मेरी क्लास देख रहे हैं, जरा कल्पना कीजिए, आप कल्पना कीजिए कि आपके फोन की घंटी बजती है और मैंने ही बजाई, और दूसरी तरफ मैं कहता हूं, यानी एक व्यक्ति कहता है, मैं पुलिस विभाग से बोल रहा हूं, या आपके आधार कार्ड का इस्तेमाल एक अपराध यानी क्राइम में हुआ है, आपको अभी डिजिटल तरीके से डिजिटली कस्टडी में लिया जा रहा है, कैमरा ऑन रहना चाहिए, चुप रहना वरना जेल। आप डर जाते हैं, घबराकर अपने बैंक खाते से पैसे ट्रांसफर कर देते हैं,
और बाद में पता चलता है यह सब एक बड़ा साइबर क्राइम था। इसी को कहा जाता है डिजिटल अरेस्ट। यानी आपको लगा कि आपने घूस दे करके समस्या से पीछा छुड़ा लिया, लेकिन वह घूस था ही नहीं, वो तो डिजिटल अरेस्ट करके साइबर क्राइम आपके साथ किया गया। स्वाभाविक है, इस तरह के अपराध बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और भारत के सुप्रीम कोर्ट को खुद दखल देना पड़ा। तो द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मेरे बच्चों, उसमें इस एग्जाम्पल को जरूर डालिएगा जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी में, ठीक है, और गुड गवर्नेंस, ठीक है, और इंटरनल सिक्योरिटी, हर जगह ये टॉपिक आपके सामने कनेक्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो डिजिटल अरेस्ट आप सबको पता है और इसी विषय पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और क्या कहा कि सीबीआई देश भर में इस पर तुम ही तुरंत कार्रवाई करो, यानी पूरी पावर सीबीआई को दे दी है मेरे प्यारे बच्चों। तो डिजिटल अरेस्ट की डेफिनेशन भी बहुत अच्छे से समझनी है, मैंने नोट्स में आप लोगों को दी है। अगर इसकी डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से करनी हो तो मैं एक लाइन बोलता हूं, मेरे अपने शब्द हैं, इसको आप कॉपी कर लीजिए। आप लिखिएगा कि डिजिटल अरेस्ट एक नया, खतरनाक और साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक कौर्सन या दमन वाला साइबर अपराध है। इसमें अपराधी नंबर 1 खुद को पुलिस अधिकारी बताता है, ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय का कोई अधिकारी बताता है, आयकर अधिकारी इनकम टैक्स ऑफिसर बताता है, सीबीआई एजेंट बताता है, या साइबर क्राइम सेल का कर्मचारी बताकर पीड़ित यानी आप पर किसी और पर झूठा आरोप लगाते हैं कि आप अपराध में शामिल हैं, आप अभी वर्चुअल कस्टडी में हैं। फिर पीड़ित को वीडियो कॉल के जरिए हिरासत में रखा जाता है और उसके बैंक खाते से पैसा निकलवा लिया जाता है। यह असली गिरफ्तारी नहीं होती है, केवल डिजिटल डराने की रणनीति होती है मेरे प्यारे बच्चों। तो यह थी समस्या, ये वो स्वप्न है जो हमें सोने ना दे। किसी को भी इसके तहत फंसा लिया जा रहा है, यानी अनेर धुनेर सबको फंसा लिया जा रहा है, लेकिन राम रखवार के रूप में अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट की एंट्री होती है। सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये सारे रिकॉर्ड देखे डिजिटल अरेस्ट के, तो उन्होंने कहा भैया स्थिति तो खराब हो चुकी है, लाखों लोग ठगे जा रहे हैं, बुजुर्ग, महिलाएं, छात्र सबसे बड़े शिकार हैं, यानी जो समाज के संवेदनशील वर्ग है। अब द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन डेमोक्रेसी, तो कोर्ट ने पाया कि ये गिरोह कई राज्यों में फैले हैं, कई विदेशों से संचालित है, यानी म्यांमार से, चाइना से, कंबोडिया से, और यह पैसा म्यूल अकाउंट के जरिए घुमाया जाता है। स्टेट पुलिस इसे अकेले रोक नहीं सकती है। इन सब कारणों से सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीबीआई को आदेश दिया। अब इसे लैंडमार्क डिसीजन क्यों कहा जा रहा है भाई? ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप है। क्यों? क्योंकि सामान्य रूप में सीबीआई, आपने पढ़ा होगा, राज्य की अनुमति के बिना जांच नहीं कर सकता, यानी सीएम की अनुमति मिलती है तभी सीबीआई जांच करता है। और इसीलिए इसको लैंडमार्क कहा गया, ऐतिहासिक कहा गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप कहा गया। इसलिए इसके आने के चांस ज्यादा हो जाते हैं एग्जाम में। आई होप आप समझ गए। अब आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने किन किन अपराधों को, क्राइम्स को नेशनल थ्रेट कहा है। अब रट लीजिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने जिन जिन को नेशनल थ्रेट कहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये सब इंटरनल सिक्योरिटी की दृष्टि से आपको लिखना ही लिखना है। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जीएस पेपर 3 में कि भारत के सामने कौन कौन से इंटरनल सिक्योरिटी के थ्रेट हैं, बताइए, और उसके समाधान के लिए सरकार क्या कर रही है, वह सरकारी नीतियां बताइए, अपनी तरफ से भी कुछ सुझाव दीजिए। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने किन किन अपराधों को राष्ट्रीय खतरा कहा, ये सब उसमें जाकर के चिपकेंगे, लिख लीजिएगा। ऑब्वियस है, पहला तो डिजिटल अरेस्ट, जिसमें विक्टिम को डरा धमका कर पैसे निकाला जाता है। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों होता है इन्वेस्टमेंट स्कैम। क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। इन्वेस्टमेंट स्कैम यानी निवेश धोखाधड़ी। कैसे? फेक ट्रेडिंग एप्स है, आपने देखा खूब लाभ हो रहा है इस शेयर में लगाने से, आपने लगा दिया। फेक ट्रेडिंग एप्स के द्वारा
टेलीग्राम समूह के द्वारा आपने देखा होगा, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में एक मैसेज आया था, अगर आप लोगों को याद हो, जिसमें कह रहा था कि सुनील सर ने कहा है, सुनील अभिव्यक्ति ने कहा है कि आप सब इस अकाउंट में पैसे भेजिए। कहा गया था कि नहीं? आया था कि नहीं एक टेलीग्राम? तो फेक ट्रेडिंग ऐप टेलीग्राम ग्रुप इमीडिएट प्रॉफिट हाई रिटर्न जैसे लालच आपको देते हैं, आप उसमें फंस जाते हैं। यानी पहले छोटा मुनाफा दिखाया जाता है कि आपने 5,000 लगाया तो कल आपका बढ़ के 5,500 रुपया हो गया। एक हफ्ते में 5,000 बढ़ करके 11,000 हो गया। आपको लगा अरे गुरु डबल का फायदा हो रहा है। बस आपने पैसा चेप दिया, 1 लाख लगाओ अब बस आपका पैसा गायब। तो दूसरा हो गया निवेश धोखाधड़ी। तीसरा होता है पार्ट टाइम जॉब स्कैम। ये भी लिख लीजिएगा। पार्ट टाइम हर इंसान जॉब करना चाहता है, जो जॉब में वो भी करना चाहता है। जिसके पास जॉब नहीं वो सोचता है यार कुछ भी मिल जाए तो पार्ट टाइम थोड़ी इनकम हो जाएगी। तो पार्ट टाइम जॉब स्कैम भी हो रहा है। जैसे वीडियो को लाइक करो, पैसे कमाओ, रिव्यू लिखो, कमाई करो। शुरू में छोटा पेमेंट, फिर प्रीमियम टास्क फी मांगना, पैसा जाते ही अपराधी गायब। जैसे मैं सोशल मीडिया पर बच्चे, आप ये जो लाइक, अब 2020-21 तक चीजें ठीक थी, 2021 तक 22 तक चीजें ठीक थी, उसके बाद चीजें खराब हुई है। ये जो वीडियोस आजकल आप देखते हैं ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये सब पैसे से होता है बच्चों। इसीलिए आपने देखा होगा इंस्टा पर कोई किसी न किसी सेलिब्रिटी की रील कभी लगेगा 5-6 महीने तक आएगी नहीं, फिर एकाएक आने लग जाएगी। तो जब वो पैसा पे करता है ऐड का, हर चीज का ऐड है बच्चों। ये मत समझिएगा जो ये आप देख रहे हैं इनके 1 मिलियन व्यूज, वो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने घर परिवार में देखिए, क्या लोग हमेशा किसी यूट्यूब को देखते ही रहते हैं? बिल्कुल नहीं देख रहा है कोई। कभी खाली पाली बैठा है तो ऐसे चेक कर लिया रील, वो भी इंस्टा वगैरह की। हर एक यूट्यूबर छींक छींक रहा है, खाना खा रहा है, सब्जी खा रहा है। और तो ये सब मैनेज है, लेकिन ठीक है। तो पार्ट टाइम जॉब स्कैम, तो मेरे बच्चों तीनों लिख लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने किन किन अपराधों को, ये नए अपराध हैं जिनको नेशनल थ्रेट यानी इंटरनल सिक्योरिटी के थ्रेट कहा गया। डिजिटल अरेस्ट नंबर 1, निवेश धोखाधड़ी नंबर 2, पार्ट टाइम जॉब स्कैम नंबर 3। रट लीजिए तीनों, क्योंकि ये मेरे ही बच्चे कॉपी में लिख पाएंगे अभी, तो आपको ज्यादा नंबर मिलेगा। अब आता है एक समरी पूरी इसकी करा देता हूं। सबसे पहले सीबीआई को राज्य की अनुमति के बिना जांच की शक्ति दी गई है, आप ध्यान रखिएगा। और क्यों दी गई है, अब इस तर्क को भी सुन लीजिएगा। एक तो डिजिटल अरेस्ट खूब हो रहे हो तो आपको पता है मेरे बच्चों, क्योंकि ये जो अपराध है ना डिजिटल अरेस्ट, ये पैन इंडिया नेचर का है, इसलिए दी गई है। इसलिए इसको रट लीजिएगा, पैन इंडिया नेचर का, कहीं से भी हो सकता है। तमिलनाडु में बैठा व्यक्ति आपके जम्मू कश्मीर के किसी को डिजिटली अरेस्ट कर सकता है। इसलिए सीबीआई को दिया गया, क्योंकि सीबीआई की रेंज पूरे देश में है। सीबीआई को इसमें फ्री हैंड दी गई है, यानी बैंक खाते भी चेक कर सकते हैं, फर्जी सिम कार्ड, सोशल मीडिया अकाउंट, सभी की ट्रेसिंग वो कर सकते हैं। ठीक है। बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, यूपी आदि राज्यों को सीबीआई को पूरा सहयोग देना होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्टेटमेंट में कहा है। ठीक है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उनको फटकार भी लगाई है कि एक ही व्यक्ति को आप कई सिम क्यों देते हैं। और गलत केवाईसी को सबसे बड़ा अपराध सहायता माना गया है सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन में। आपने देखा होगा ना, सिम इतने इतने, जामताड़ा एक वेब सीरीज, अगर आपने उसको देखी हो तो आप समझ सकते हैं पता नहीं कहां से इतने सिम। और फिर उसके बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी भी सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी है। ठीक है। यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 जो भारत का है, उसके तहत फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम सभी को अगर सीबीआई डेटा मांगेगा तो देना अनिवार्य कर दिया गया है। मजा आ गया। अब ये बहुत बड़ा डिसीजन है। अब ये ऑब्वियस है, साइबर सिक्योरिटी जीएस पेपर 3 के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। नंबर 1, नागरिकों की सुरक्षा होगी। जो डिजिटली अरेस्ट हो रहे थे हमारे नागरिक, उनकी सुरक्षा होगी। लाखों लोग हर साल जो ठगे जा रहे हैं वो ठगाई नहीं होगी। दूसरा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, देश की मजबूत होगी आर्थिक सुरक्षा।
क्यों? क्योंकि यहां का पैसा जो इस तरीके से कमाया जाता है सीधे अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल नेटवर्क में चला जाता है। अब हमारा पैसा हमारे पास रहेगा। तीसरा, नेशनल सिक्योरिटी, यानी विदेशों से संचालित कॉल सेंटर जो ये हरकतें कर रहे हैं, ये भारत की संप्रभुता को चुनौती दे रहे हैं, उन पर भी लगाम लगेगी और लोगों का गवर्नेंस यानी शासन पर विश्वास बढ़ेगा। सरकारी क्यों? क्योंकि सरकारी विभागों की नकली पहचान करके अगर कोई अधिकार मतलब कोई स्कैमर कह रहा है कि मैं ईडी से हूं, सीबीआई से हूं, तो उनकी छवि खराब होती है ना भाई। तो ये आप यहां से देख सकते हैं। इसका मतलब डिजिटल अरेस्ट भारत की डिजिटल दुनिया जो बढ़ रही है, डिजिटल इंडिया मिशन का एक नया अपराध है, जहां हथियार गोली नहीं बल्कि डर, धोखा और टेक्नोलॉजी बन गई है। तो टेक्नोलॉजी बेन भी है, बून भी है, वरदान भी, अभिशाप भी है। ये अभिशाप का एक उदाहरण है। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का सीबीआई को पूर्ण अधिकार देना यह दर्शाता है कि एक विजनरी डिसीजन है जो अंतर्ज्ञान और तर्क के मेल से आया है, और यह दर्शाता है कि देश इस साइबर खतरे को गंभीरता से ले रहा है। यह कदम भारत की साइबर सुरक्षा, नागरिक अधिकारों और डिजिटल भरोसे को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। हम मजा है कैसे आप निबंधों की पूरी एक जो माला है उसे तैयार कर सकते हैं अपने लिए बच्चों। क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी बच्चे को फटाफट पूछे भाई, बोलो। अब इसी के साथ एक मॉडल क्वेश्चन देख लेते हैं। डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स, a new form of cyber enabled corruption that threatens citizen safety, फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड पब्लिक ट्रस्ट। तो सेम वैसा ही प्रश्न है कि डिजिटल अरेस्ट घोटाला साइबर आधारित दमन का एक नया रूप है जो नागरिकों की सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और सार्वजनिक विश्वास को चुनौती देते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस प्रकार के अपराधों की जांच हेतु सीबीआई को दी गई शक्तियों का परीक्षण कीजिए तथा भारतीय साइबर शासन, साइबर गवर्नेंस के संदर्भ में यह जो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को शक्ति दी है इसके महत्व पर चर्चा कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। अब इसका आंसर आप अभी सोचिए, आपको पूरा आंसर अभी मिल जाएगा दोपहर तक। फिर अगला टॉपिक आता है, सेम इसी के साथ इसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। संचार साथी ऐप फोन में पहले से इंस्टॉल होना चाहिए, ऐसा भारत सरकार की तरफ से कहा गया है विभिन्न कंपनियों को। यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा बच्चों, इस पैटर्न से ठीक लग रहा है? कोई कनेक्टिविटी में बाधा तो नहीं है? जैसे इसमें मैं पूरा पूरा आपको दिख रहा हूं ना, जैसे इसमें मैं पीडीएफ अपलोड करके तब कंटेंट पढ़ा रहा हूं, अदरवाइज बोर्ड पर तो कनेक्टिविटी पूरी है। मुझे खुश मत करिएगा, मतलब मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, क्योंकि जिस पैटर्न में आपको मजा आएगा फिर उसी में मैं कराऊं। मस्त है ना? मुझे तो इसमें ज्यादा, चूंकि इसमें पूरा कंटेंट आपकी स्क्रीन पे एकदम बड़ा बड़ा दिख रहा है, इसमें मैं आ जाता हूं फिर मुझे उधर भागना पड़ता है, फिर मुझे उधर भागना पड़ता है। ठीक है। इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों बच्चों को इसमें पूरा कंटेंट विजुअल रहता है, उसमें मैं जिस तरफ खड़ा हो जाऊंगा उस तरफ फिर आपको नहीं दिखता है। नहीं मतलब क्लियर नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, मतलब जैसे मेरा जैसे होता है ना, टीचर को जब आप देख पाते हैं थोड़े बड़े लेवल पर तो और अच्छा इंटरेक्शन बनता है, वो बताइए। ठीक है। संचार साथी ऐप, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह ऐसा टॉपिक है जो आपके यानी जो आप अभी लेक्चर देख रहे हैं, जो आपके मोबाइल फोन की सुरक्षा, डिजिटल फ्रॉड से बचाव और फर्जी सिम कार्ड रोकने में बहुत महत्वपूर्ण है। यानी जो पीछे आपने समस्या देखी, डिजिटल अरेस्ट का एक बहुत बड़ा कारण फर्जी सिम कार्ड, वो सब रोकेगा, डिजिटल फ्रॉड को रोकेगा और आपके मोबाइल फोन की सुरक्षा करेगा। यही डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने एक आदेश दिया कि मार्च 2026 से, ये देख सकते हैं आप, भारत में बिकने वाले हर नए स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल होगा।
ठीक है। अब सबसे पहले प्रश्न यही है कि सरकार ने जो डिसीजन लिया, जैसे हम निबंध वगैरह जब लिखते हैं तो हम कोई बात लिख रहे हैं, तो आखिर सरकार ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया? विजनरी डिसीजन है, लेकिन क्यों है? आपको ये भी तो लिखना होता है। जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हैं कोई भी निबंध, तो आप ये एक्स बात कह रहे हैं, लेकिन क्यों लिया? यह ऐप क्या है और क्यों जरूरी है, और सरकार इसे इतना महत्व क्यों दे रही है? इन तीनों चीजों को अगर आप जान गए तो फिर यूपीएससी में यहां से कुछ जाएगा नहीं। आप देख सकते हैं जीएस पेपर 3 सिलेबस, संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, पिछला वाला टॉपिक भी था, आप देख सकते हैं। चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क, इसी को रोकने के लिए आप देख सकते हैं। यानी आंतरिक सुरक्षा को मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट कैसे चुनौती दे रहे हैं, सीधा सीधा यहां से कनेक्ट है। ठीक है बेटा, पॉइंट इज क्लियर? ठीक है। साइंस एंड टेक और सरकारी नीतियां सीधा सीधा यहां से कनेक्ट, और ऐसे वगैरह का जिक्र मैं कर ही रहा हूं। अब देखिए, साइबर सुरक्षा, साइबर चुनौती, इस पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। आगे भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको यहां से बड़ी मदद मिलने वाली है। तो सबसे बड़ी चीज मेरे प्यारे बच्चों जो आती है वो ये आती है कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम, यानी क्यों लाना पड़ा। व्हाट वाज द प्रॉब्लम, जो मैं लिख रहा हूं दिख रहा है बच्चों? समस्या क्या थी? समस्या क्या थी? व्हाट वाज द प्रॉब्लम? तो भारत में मेरे प्यारे बच्चों तीन समस्याएं बहुत तेजी के साथ बढ़ रही थी। तीन समस्याएं। पहला, मोबाइल थेफ्ट, यानी मोबाइल की चोरी। ओह माय गॉड। यानी हर महीने हजारों मोबाइल चोरी होकर काले बाजार में बिक जाते थे। मैं बेटा एक, जहां पर जिम में जाता, वहां पर मेरा एयरपॉड जो है, सोचिए कितना महंगा, 25-26 हजार का था, गायब। और उसके बाद सोचो कि करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इंप्रूव मैंने अपने ऊपर लागू किया। मैंने कसम खाई कि अब, ये 2 साल पहले की बात, तब से मैंने कसम खा ली कि मैं एयरफोन भले खरीदूंगा, एयरपॉड अब कभी नहीं खरीदूंगा। और मैंने तब से नहीं खरीदा। कान, इससे मेरे कान को भी सुकून है। मैं क्या, 25-26 हजार एक बार जोश में आके खरीद लिया, चुरा लिया वहां पर। अब किसको बोलूं, ऑब्वियस है, जो काम करते होंगे। दुख तो होता ही होता है, लेकिन क्या ही बोला जाए। तो सबसे बड़ी समस्या मोबाइल चोरी। दूसरा, फर्जी सिम कार्ड, यानी कई अपराधी दूसरे के नाम पर सिम ले लेते थे और डिजिटल फ्रॉड, केवाईसी धोखा, व्हाट्सएप पे बहुत सारी चीजों के द्वारा अपराध करते थे। ठीक है। तीसरा जो समस्या थी वो थी IMEI टैंपरिंग, यानी छेड़छाड़। अब आप कहेंगे सर, IMEI क्या? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ये मोबाइल का 15 अंकों का, समझिए, आधार नंबर, जैसे आपका अपनी पहचान का एक आधार नंबर होता है। अपराधी इसे बदलकर चोरी के फोन को नया फोन बना देते थे। यानी जैसे आज आपने आईफोन खरीदा, आज आपका फोन चोरी हो जाए, वो क्या करेंगे कि इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, यानी मोबाइल का जो आधार नंबर है, उसको बदल देंगे। अब एकदम से नया हो गया, 1 लाख का फोन 90 हजार में वो बेच दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा बिजनेस है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये तीन चीजें थी, मोबाइल चोरी, फर्जी सिम कार्ड और IMEI छेड़छाड़, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी की टैंपरिंग। तो अब सरकार ने क्या कहा 2023 में, यानी ये तीन समस्या थी, तो गवर्नमेंट अब चुप तो रहेगी नहीं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया 2023 में, एक डिजिटल सिक्योरिटी मिशन, यानी डिजिटल सुरक्षा पहल शुरू की, जिसका नाम था संचार साथी। आप देख सकते हैं। अब जो वर्तमान सरकार का निर्णय है, यानी हर फोन में अनिवार्य कर दीजिए। आप पहले आप ऑप्शनल था, आप लें, मतलब इंस्टॉल करें ना करें, लेकिन अब
जो फोन मैन्युफैक्चरर है, स्मार्टफोन बना रहे हैं, उनसे कह रहे हैं भैया बनाते समय इसमें डाल दो, बाद में अपलोड अपलोड करने का झंझट छोड़ो। जैसे आप देखते होंगे, आप जब गूगल कोई फोन खरीदते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐप अपने आप इंस्टॉल रहते हैं, वैसे ही इसको भी इंस्टॉल कर दो। अब आपके मन में आएगा सर सरकार कह रही है तो ये करता क्या है? मेरे बच्चों, ये इसमें इसमें 3 प्रकार के उपकरण हैं। इसमें 3 टाइप के उपकरण हैं। पहला है CEIR, यानी सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर यानी केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर। ये क्या करेगा? हर फोन का जो IMEI यानी जो उसका पहचान का आधार नंबर है को तुरंत पता लगा लेगा। चोरी हुए फोन को अपने आप ऑटोमेटिक तुरंत ब्लॉक कर देगा। नकली या डुप्लीकेट फोन है उसकी ये पहचान भी कर लेगा। यानी अगर आपको किसी ने नकली मतलब IMEI वगैरह बदल करके फोन बेच दिया 1,90,000 में, तो मेरे प्यारे बच्चों ये बता देगा कि भैया तो ये तो फर्जी है। क्या है? ये तो फर्जी है। ठीक है? यानी अगर आपका फोन चोरी हो गया तो IMEI अपने आप ब्लॉक हो जाएगा। फोन दुनिया में कहीं भी नेटवर्क पर काम नहीं करेगा। यानी आपका फोन चोरी हो गया, आप ऐप में क्या करेंगे? IMEI डाल करके ब्लॉक कर देंगे और फिर चोर उस फोन को कभी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, यानी वो फोन डेड हो जाएगा। तो ऑब्वियस है फोन की चोरी भी कम हो जाएगी अगर फोन डेड हो जाएगा। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, TAFCOP, ठीक है ना? इसको बोलते हैं टैफ कॉप। अब टैफ कॉप क्या है? यानी संचार साथी ऐप में दूसरी सुविधा होगी टैफ कॉप, यानी एक प्रकार समझिए एक पुलिस के रूप में काम कर रहा है। टैफ कॉप यानी मोबाइल कनेक्शन जांच प्रणाली। नो योर मोबाइल कनेक्शन। यह बताता है कि आपके नाम पर कितने मोबाइल नंबर चल रहे हैं। अगर बिना आपकी जानकारी के आपके नाम पर 10 सिम निकल जाए, आप तुरंत रिपोर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं? तुरंत रिपोर्ट कर सकते हैं, यानी आप तक मैसेज मिल जाएगा। अभी आपको भी नहीं पता कि आपके नाम पर कितने सिम चल रहे हैं। फिर तीसरा इसमें होता है, इसमें संचार साथी ऐप में कंप्लेंट एंड रिपोर्टिंग सिस्टम, शिकायत और रिपोर्टिंग प्रणाली। इससे आप क्या कर सकते हैं? ऑब्वियस है, चोरी की शिकायत कर देंगे, IMEI को ब्लॉक या अनब्लॉक कर देंगे, धोखाधड़ी कॉल की रिपोर्ट करेंगे, फर्जी नंबर की शिकायत करेंगे और अपडेटेड स्टेटस ट्रैक करेंगे। अब आता है, यानी इसकी तीनों शक्तियों के बारे में आपने जान लिया। अब कंपलसरी 2023 में क्यों नहीं किया गया, अब क्यों किया जा रहा है कंपलसरी? यह भी आपके मन में प्रश्न आ सकता है। तो ऑब्वियस है बच्चे, हर महीने इसी ऐप के द्वारा मतलब अभी तक ये अनिवार्य नहीं था, लेकिन उस अनिवार्य ना होने के बाद भी हर महीने जिसने इस ऐप को डाउनलोड किया हुआ है, हर महीने लगभग 50,000 चोरी के फोन इसी से वापस मिल रहे हैं। और IMEI से छेड़छाड़ के लगभग 3 करोड़ मामले दर्ज हुए। यानी साइबर अपराध बहुत बढ़ रहे हैं। फर्जी KYC की कॉल, फर्जी बैंक कॉल, व्हाट्सएप पर पैसे मांगने वाले फ्रॉड, विदेशी नंबरों से ठगी। मेरे बच्चों, हम लोग, मैं अपनी बात बताऊं, बहुत सारे फोन नंबर जो स्टूडेंट्स को होते हैं उठा ही नहीं पा रहे, और ये आप लोगों के साथ भी होगा, इतने हो रहा होगा। इतने कॉल आ रहे हैं, अब आप उठाए, पता चले कि सुबह से शाम तक कोई एक कॉल काम की है, 27 कॉल हैं जो बिल्कुल बेकार है। तो धीरे धीरे आप क्या करेंगे? आप वो एक कॉल लेना भी बंद कर दे, चूंकि आपको पता ही नहीं इसमें से कौन सी फेक है कौन सी क्या है। और पहले तो स्पैम वगैरह लिख के आ जाता था, अब तो स्पैम वगैरह लिख के आता ही नहीं। क्या ये सही है कि नहीं? ठीक है? तो ये आप देख सकते हैं, इसीलिए अनिवार्य किया गया। एक ही IMEI कई फोनों में चलना, इससे बहुत बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा हो सकती है, आतंकी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये कहीं ना कहीं
तो मार्च 2026 के बाद बिकने वाले सभी स्मार्टफोन में ऐप पहले से मौजूद होगा। पुराने फोनों में सॉफ्टवेयर अपडेट से ऐप आएगा। कोई कंपनी ऐप के फीचर बंद या हटा नहीं सकती, लेकिन कंपनियों ने इस पर प्रतिक्रिया भी दी है। जैसे एप्पल सरकारी ऐप को जबरन इंस्टॉल करने का विरोध कर सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही, क्योंकि वो अपने सिस्टम में बाहरी ऐप को अनुमति नहीं देती। तो प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा यहां पर पहली चीज, कब ये लॉन्च हुआ। संचार साथी ऐप 2023 में, इसके 3 पार्ट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CEIR, टैफकॉप और उसके साथ साथ तीसरा IMEI। ठीक है ना, तो इसको आप प्लीज याद रख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद आते हैं एक प्रश्न यहां पर आपके सामने रखते हैं, जरा देखिएगा। यानी संचार साथी केवल एक ऐप नहीं क्या हो रहा है, यानी यह केवल एक ऐप नहीं है, यह भारत की मोबाइल सिक्योरिटी में एक रेवोल्यूशन है। आपके फोन की सुरक्षा, आपकी पहचान की सुरक्षा, आपके पैसे की सुरक्षा और देश की डिजिटल सुरक्षा, इन सबको मजबूत करता है। तो ये महत्वपूर्ण है, और वैसे भी हम डिजिटल इंडिया की तरफ जा रहे हैं, तो सुरक्षा डिजिटल बहुत महत्वपूर्ण है। मार्च 2026 के बाद बेचे जाने वाले सभी स्मार्टफोन पर संचार साथी को जरूरी बनाने के भारत सरकार के फैसले के महत्व का आप आकलन कीजिए। तो तब तक आप विचार कीजिए, इनका आकलन कीजिए। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। भारत को बायो रेमेडिएशन की जरूरत क्यों है मेरे प्यारे बच्चों? क्या है बायो रेमेडिएशन? अच्छा टॉपिक है जिसको आप समझें, मतलब प्रदूषण को दूर करना, जीएस पेपर 3। ठीक है, इसे हम एक जो है ये भी कह सकते हैं। ठीक है, भारत को बायो रेमेडिएशन की जरूरत क्यों है, आप इस टॉपिक पर देखें। मेरे बच्चों, ये जो वर्ड है इसे हम पारिस्थितिक विचार भी कह सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा विषय है मेरे प्यारे बच्चों जो आने वाले समय में भारत की पर्यावरण नीति, एनवायरमेंटल पॉलिसी और ग्रीन टेक्नोलॉजी दोनों का आधार बनने वाला है। यानी ये जो बायो रेमेडिएशन है, यह ईपी यानी एनवायरमेंटल पॉलिसी प्लस ग्रीन टेक्नोलॉजी जीटी का बेस बनने वाला है। ठीक है, क्या आप जब अपने घर से बाहर निकलते हैं, शहरों में खासकर, तो क्या हमें दिखता नहीं, खासकर दिल्ली वगैरह में, कि शहरों में कचरा बढ़ रहा है? नंबर 1, नाले बदबू से भरे रहते हैं, नदियां गंदी हो रही, मिट्टी में रसायन जमा हो रहे। देखते हैं कि नहीं देखते आप? लेकिन प्रश्न यहां यही उठता है कि क्या सिर्फ मशीनों और केमिकल से सफाई भी होती है? मशीनें लगी रहती हैं, आप देखिए जैसे यमुना में एक मशीन इस समय ऐसे ऐसे चल रही होती है, सफाई कर रही हो। तो क्या सिर्फ मशीनों और केमिकल से हम इतने विशाल देश की सफाई कर सकते हैं? आप कहेंगे सर पॉसिबल नहीं। तो हम क्यों? क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, विविधता से भरा है। ऐसे में हमें प्राकृतिक और सस्ते तरीके, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी जीवों की मदद लेनी पड़ेगी। और जैसे ही हम जीवों की मदद लेंगे, वहीं से शुरू होगा बायो रेमेडिएशन मेरे प्यारे बच्चों। यानी बायो रेमेडिएशन क्या है, यहां तक अब स्वाभाविक है। बायो रेमेडिएशन जीएस पेपर 3 पर्यावरणीय प्रदूषण और संरक्षण से जुड़ा हुआ विषय, इसलिए सिलेबस में लगा है, क्योंकि आया नहीं अभी तक, तो पीवाईक्यू इस पर नहीं दिया गया। तो बायो रेमेडिएशन का मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब है कि जीवों के द्वारा प्रदूषण की सफाई। ठीक है, रीस्टोरिंग पोल्यूशन यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीव कौन होते हैं? बैक्टीरिया हो गया, फंगी यानी फफूद हो गया, एल्गी यानी शैवाल हो गया, और कुछ पौधे होते हैं, कुछ प्लांट्स भी होते हैं। ये जीव क्या करते हैं? जो भी पोल्यूटेंट या प्रदूषक होते हैं उनको खा जाते हैं, मेटाबोलाइज कर लेते हैं, और उन्हें पानी, गैस, बायोमास जैसे हानि रहित चीजों में बदल देते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि बायो रेमेडिएशन जो है, ये प्रकृति का अपना सफाई तंत्र है, नेचुरल क्लीनिंग सिस्टम है।
समझ पाए? एक बार मुझे सब बच्चे बताएं, क्या बायो रेमेडिएशन क्लियर हुआ? क्योंकि बायो ये सब प्रीलिम्स में भी आपसे टर्म के रूप में पूछे जा सकते हैं। यानी जीवों के द्वारा प्रदूषण की सफाई, जैसे बैक्टीरिया के द्वारा, जैसे फंगी के द्वारा, जैसे एल्गी के द्वारा, जैसे कुछ पौधों के द्वारा। आप कहेंगे कैसे? ये जीव बेटा जो भी नदी नालों में प्रदूषण होते हैं उनको खा लेते हैं और उन्हें पानी, गैस, बायोमास जैसे हानि रहित चीजों में बदल देते हैं और इसे हम नेचुरल क्लीनिंग सिस्टम कहते हैं। अब आप कहेंगे सर ये काम कैसे करता है, थोड़ा और बता दें, डेफिनेशन तो क्लियर हो गई। जैसे आप आंख बंद कीजिए 1 मिनट के लिए और इमेजिन कीजिए किसी नदी में तेल, रसायन या सीवेज गिर गया। तो जहां पर भी ये तेल गिरा, रसायन गिरा या सीवेज गिरा, हम उस जगह क्या करेंगे? इन्हीं में से, यानी विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीव, यही जो आपको 3-4 बताए गए, उन्हें वहां छोड़ देंगे। अब वो क्या करेंगे? वो जो ये तेल वेल गिरा है, यानी जो प्रदूषक है, जो सीवेज है, यानी ऑब्वियस है सीवेज भी प्रदूषक है, पोल्यूटेंट, उस प्रदूषक को भोजन की तरह, यानी उसको, वो उनके लिए भोजन है, तेल खाने वाला कीड़ा, तो प्रदूषक को भोजन की तरह इस्तेमाल करते हैं। और भोजन जब आप करते हैं तो आप भी तो भोजन, जैसे रोटी बाहर कैसे होती है, अंदर जाती, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में फिर पूरा हमारा पाचन तंत्र, तो वैसे इनके साथ भी होता है। तो जब ये खाने की तरह उसको इस्तेमाल करते हैं तो उससे छोटे छोटे कणों में तोड़ते हैं और अंत में उसे पूरी तरह समाप्त कर देते हैं। जैसे हम एक रोटी लिए और रोटी का टुकड़ा लिए, फिर उसके बाद अंदर मुंह में गए, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको हमने परिवर्तित कर दिया और अंत में पूरी तरह हम खा जाते हैं। सेम वही काम यह भी करते हैं, इसीलिए इसे बायोलॉजिकल क्लीनिंग कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। अब बायो रेमेडिएशन के बारे में एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, ये 2 प्रकार से होता है। पहला होता है इन सीटू। पहला क्या होता है? इन सीटू। इन सीटू, जैसे आपको पता है शब्द का मतलब होता है वहीं पर सफाई। एनवायरमेंट आप पढ़ते समय इन सीटू, एक्स सीटू, हैबिटाट वगैरह के संदर्भ में आप पढ़ते होंगे। इन सीटू, जहां गंदगी वही साफ की जाती है। जैसे नदी के तट पर अगर सीवेज या कोई भी गंदगी हो, खेतों में कीटनाशक अगर जमा हो गए हो, तेल रिसाव हो गया हो, ठीक है, समुद्र या कहीं पर भी। दूसरा होता है रेमेडिएशन, बायो रेमेडिएशन एक्स सीटू, गंदगी को निकालकर अलग जगह साफ करना। जैसे औद्योगिक कचरे को किसी टैंक में इकट्ठा करके शुद्ध करना, जहरीली मिट्टी अगर कहीं की हो गई है तो उसको रिएक्टर में साफ करना। तो ये 2 प्रकार से होता है, यानी एक उसी स्थान पर, एक एक्स सीटू, यानी जहां पर है वहां से निकाल करके दूसरी जगह पर। अब स्वाभाविक है, आज आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि हमें इसकी नीड क्यों, हम ऐसा क्यों, हम यूपीएससी के एस्पिरेंट क्यों पढ़े? ऑब्वियस यार, अब हम भी तो, जो यूपीएससी का प्रश्न आया हुआ था कि भारत में अधिकतर, सॉरी, क्लासिकल इकोनॉमी के विपरीत भारत प्राइमरी से सेकेंडरी में जाने के बजाय सीधा प्राइमरी से टर्शियरी में चला गया। कहां चला गया? प्राइमरी से सीधा टर्शियरी में चला गया। तो उस स्थिति को हमें बदलना भी था ना भाई। तो हम उद्योगों का तीव्र विकास कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है भारत की जरूरत पहली इसीलिए है क्योंकि हम रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे, तीव्र औद्योगिक विकास की तरफ बढ़ रहे, तभी तो हम 2047 तक विकसित भारत बन पाएंगे। यानी भारत में उद्योग बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही समस्याएं भी। गंगा यमुना, यार सब कुछ उद्योगों का तो जाके इन्हीं नदियों में गिर रहा है ना। गंगा यमुना की गंदगी, प्लास्टिक, कितना आप कहीं भी जब प्लास्टिक 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 का प्रदूषण, हैवी मेटल्स, भारी धातुएं, रासायनिक कचरा, ये सब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया, इसलिए बायो रेमेडिएशन की जरूरत है। दूसरा, जो पुरानी सफाई की तकनीक है वो महंगी है। जैसे आपकी गाड़ी बहुत पुरानी हो जाए, बाइक, स्कूटी, तो आप देखो ज्यादा तेल खाती है, वो ज्यादा मेंटेनेंस मांगती है। तो पुरानी सफाई की जो तकनीक है वो महंगी है। क्यों? क्योंकि वो बिजली बहुत खाती है। भारी भारी मशीनें, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज्यादा है और उनको चलाना भी मुश्किल है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। छोटे शहर और गांव इनका खर्च ही नहीं उठा सकते, इसलिए हमें बायो रेमेडिएशन की जरूरत है। यानी बायो रेमेडिएशन सस्ता है, प्राकृतिक है और सस्टेनेबल है।
इसमें मशीनों की जरूरत कम पड़ती है, ऊर्जा की बचत होती है, बड़े क्षेत्रों में आसानी से इस्तेमाल हो सकता है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तो बहुत ज्यादा उपयोगी है। इसके साथ साथ भारत में जो माइक्रोबियल डाइवर्सिटी है, जैसे भारत में विविधता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वैसे जीव में भी खूब विविधता है, सूक्ष्म जीव भी खूब ज्यादा विविधता से भरे पड़े। ठीक है, क्योंकि हमारी जलवायु विविधता से भरी पड़ी, तो इसलिए माइक्रोबियल रिचनेस, अमीरी हमारे यहां ज्यादा है। तो इसलिए हमारे लिए नेचुरल टूल किट की तरह काम करते हैं और बड़ी मात्रा में हमारे इस विविध भूगोल में ये मौजूद है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहां पर सिखाया गया है। और अगर हम देखें तो भारत में क्या बायो रेमेडिएशन पर काम हो रहा है, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। तो क्या कुछ काम हो रहा है या केवल ये भाषण में है? नहीं, हो रहा है। यानी काम हो रहा है। जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी जो भारत का विभाग है, वो इस पर काम कर रहा है। इसी के साथ जो हमारा CSIR और नीरी है, ये भी मिल करके इस पर काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान भी, और कई निजी स्टार्टअप्स यानी प्राइवेट स्टार्टअप्स भी इस पर काम कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। और सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे, ग्रीन टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, इन सभी में बायो रेमेडिएशन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और विश्व स्तर पर भी हो रहा है, बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपको बायो रेमेडिएशन है, प्रीलिम्स के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आई होप आप इसको पढ़ लिए होंगे। ठीक है, मेनली प्रीलिम्स के लिए इसको आप पढ़िएगा। अब आता है मसाला बॉन्ड। तो मसाला बॉन्ड भाई, कितने बच्चों को याद है कि यह क्वेश्चन आ चुका है और किस साल आया? अगर कोई बच्चा ये बता देना तो फिर मजा ही आ जाए। बोलो भाई। बोलो, मसाला बॉन्ड प्रीलिम्स के लिए, और बहुत सारी इसमें कंडीशंस भी होती हैं। तो भारत में ईडी है, एक संस्था जो किसी भी राजस्व गबन की जांच करती है। उसी ने केरल सरकार से कहा है, मेरे प्यारे बच्चों आप यहां से देखें क्या कहा है, कि केरल सरकार ने फेमा कानून का उल्लंघन किया। यानी सबसे पहली चीज यहां प्रीलिम्स के लिए आ जाती है फेमा, तो फेमा याद कर लीजिएगा। दूसरा, आरबीआई मास्टर डायरेक्शन, यानी मसाला बॉन्ड के संदर्भ में आरबीआई ने 2018 में कुछ दिशा निर्देश दिए थे, उसका भी पालन नहीं किया। और मसाला बॉन्ड से जो पैसा लिया उसका उपयोग राज्य ने भूमि की खरीद में किया, जो आरबीआई के अनुसार स्पष्ट रूप से स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड है। यानी कि मसाला बॉन्ड से जो पैसा है उससे आप भूमि नहीं खरीद सकते, आरबीआई ने रोका हुआ है। तो इसका मतलब आपने यह समस्या अपने लिए खड़ी कर ली। इसलिए ईडी ने लगभग 450 करोड़ रुपए पर प्रश्न उठाए हैं, याद रखिएगा। अब स्वाभाविक है, प्रीलिम्स के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। देख सकते हैं मसाला बॉन्ड आज हर जगह छाया हुआ। मसाला बॉन्ड क्या है? एक ऐसा बॉन्ड मेरे प्यारे बच्चों जिसमें जो पैसा है, यानी बॉन्ड आप सबको पता है, स्टेट अपना बॉन्ड जारी कर सकता है, सेंट्रल भी जारी कर सकता है। अभी मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को पढ़ाया था, कोई भी इसे खरीद सकता है, आप भी खरीद सकते हैं, विदेशी संस्थाएं भी खरीद सकती, विदेशी इन्वेस्टर्स खरीद सकते। ठीक है, स्वाभाविक। अब आते हैं मसाला बॉन्ड पे, तो हो गया बॉन्ड। तो मसाला बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें पैसा, यही सबसे, विदेश से आता है, ये शब्द पकड़ लीजिएगा। निवेशक विदेशी होता है लेकिन बॉन्ड इंडियन रूपी में जारी होता है, इसको रट लीजिएगा। नहीं तो यूपीएससी आपको फंसा देगा कि इसमें मसाला बॉन्ड में निवेशक विदेशी होता है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, इसलिए जो बॉन्ड होते हैं वो डॉलर में, यूरो में, पाउंड में जारी किए जाते हैं, तो गलत हो जाएगा, ये रुपए में जारी होते हैं, एकदम क्लीन क्लीन। हनीफ ने कहा मसाला बॉन्ड का क्वेश्चन 2016 में आया था, तो आप लोग भी देख लीजिएगा। यानी मसाला बॉन्ड ऐसे बॉन्ड जिसमें पैसा विदेश से आता है, रट लीजिए, निवेशक विदेशी होता है, रट लीजिए, लेकिन बॉन्ड भारतीय रुपए में, इंडियन रुपये में जारी होता है।
महत्वपूर्ण इसीलिए होता है क्योंकि भाई भारतीय रुपए में जारी हो रहा है, तो जो डॉलर और यूरो के मुकाबले भारत के रुपए का उतार चढ़ाव, उसका कोई फर्क इस पे नहीं पड़ता। तो भारत को डॉलर यूरो का जोखिम नहीं होता है। जो भी जोखिम होता है वो फॉरेन इन्वेस्टर उठाता है। इसीलिए इसे मसाला नाम दिया गया है, क्योंकि यह भारतीय रुपए की पहचान और स्थिरता को दर्शाता है। अब आपके मन में आएगा मसाला बॉन्ड तो समझ में आ गया क्यों जारी किए जाते हैं। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा कहां से आएगा? ऑब्वियस सी बॉन्ड से। जो आज 100 रुपए खरीदा जाएगा, आपसे कहा जाएगा कि 5 साल बाद आपको हम 115 रुपए देंगे, तो इंसान खरीद लेता है। विदेशों में भारतीय निवेश का अवसर बढ़ाने के लिए जारी किया जाता है, और भारत के रुपए पर भरोसा दिखाने के लिए, और सरकार या संस्था को डॉलर की अस्थिरता का जोखिम ना उठाना पड़े, इसलिए ये जारी किया जाता है। बस इतना ही मुझे बताना था। बाकी इसमें जो भी होगा, केरल की सरकार वरकार कोई फर्क आपके ऊपर पड़ना नहीं चाहिए। प्रीलिम्स के लिए आप पढ़ लीजिएगा। अब आता है MK2 UAB। ठीक है, इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए MK2 अनमैन्ड एरियल व्हीकल, आप इसको पढ़ लेंगे, और इस पर क्वेश्चन भी अभी आपको बना करके दे दिया जाएगा, तो इसमें आपको कुछ भी लगाना नहीं है। मैंने सारी जानकारी भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने इजराइल के, तो इजराइल हमारी देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण हमारा स्ट्रेटजिक पार्टनर है, आप देख सकते हैं। ठीक है ना, तो बस इजराइल से लिया गया है, और इसका क्या क्या काम है वो सारी चीजें आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन के रूप में दे दी जाएंगी। सॉरी, प्रीलिम्स के लिए इसको आपको केवल पढ़ना है। ठीक है, और किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा में, या एक जो निबंध आया था 2020 में मेरे प्यारे बच्चों, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मौन कारक के रूप में प्रौद्योगिकी। सॉरी, क्या ही हो रहा है यार ये। ठीक है, क्या है? अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मौन कारक के रूप में प्रौद्योगिकी, आप इसको वहां लगा दीजिएगा। ठीक है, इजराइल से हम कैसे ले रहे हैं, बाकी और इसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, अभी आपको पूरा कंटेंट PDF में मिल जाएगा। दूसरा, सेना ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का परीक्षण कर दिया है। भारतीय थल सेना ने, यानी मतलब अगर युद्ध हो तो उसके लिए हम अभी तैयार हैं। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसके बारे में प्रीलिम्स के लिए जो जो आपको पढ़ना है, जो अभी आपको पूरा कंटेंट क्वेश्चन के साथ मिलेगा कि ब्रह्मोस क्या है बेटा। ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है, और वो भी कौन सी? सुपरसोनिक। तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल क्या होती है वो आपको पढ़ना है। यानी ध्वनि की गति से जब 3 गुना तेज चले, उसे हम बोलते हैं सुपरसोनिक। और क्रूज मिसाइल यानी कम ऊंचाई पर उड़कर दुश्मन के रडार को समाप्त कर दे, दुश्मन के रडार दुश्मन के रडार को चकमा देने वाली मिसाइल। ठीक है ना, तो दो चीज आपको याद रखना है प्रीलिम्स के लिए, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल क्या करती है बेटा? ये ऊपर की तरफ जाती है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या जाती है? ऊपर की तरफ, आर्क बनाकर गिरती है। लेकिन जो क्रूज मिसाइल होती है वो नीचे उड़ती है और रडार से बचती है। तो दोनों की विशेषता भी याद रखिएगा। किसने बनाया? भारत और रूस, यानी भारत का DRDO और रूस का NPOM। नाम ब्रह्मपुत्रा नदी और रशिया की मस्कोवा नदी के ऊपर बनाया गया है। तो बस बाकी तो आप सब पढ़ ही लेंगे। अभी इसमें 2-3 चीजें थी, अभी इस पर पूरा डिटेल बच्चों PDF में आ जाएगा। और अब आता है भारत को रिसर्च पाइपलाइन की जरूरत है। अच्छा टॉपिक है, इसको जरा एक बार आप इसको देखिएगा। यानी ये कल का टॉपिक था। बाप रे बाप, क्या हो रहा है। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, मतलब दिल खुश कर देने वाला टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों। इसको मैं ऐसे ही बता देता हूं, कल का टॉपिक है, और जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, भारत को रिसर्च पाइपलाइन की जरूरत है। मेरे प्यारे बच्चों, आप चिंतन कीजिए। 1 मिनट खड़ा हो जाओ। आप चिंतन कीजिए कि
आपके गांव में कोई बढ़िया आइडिया या सुनील अभिव्यक्ति की क्लास में कोई बढ़िया आइडिया, मैं हमेशा नए नए आइडियाज आपको देता रहता हूं कि नहीं देता रहता हूं? तो क्या वो मेरे आइडियाज अगले महीने ही या उसी एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद बाजार में आ जाते हैं? नहीं। यानी जो भी आपके यहां पर कुछ भी इनोवेशन हो रहा है वो मार्केट में आ नहीं रहा। आप कहेंगे सर बात तो सही है। अब आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि यार, मान लीजिए आप हैं, आपके गांव के किसी किसान ने नया बीज बनाया, किसी व्यक्ति ने आपने नई मशीन बनाई या पानी बचाने का कोई तरीका डेवलप किया, तो क्या वह अगले ही महीने बाजार में आ जाता है? नहीं। क्यों? बस यही है रिसर्च पाइपलाइन। यानी मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक, और टॉपिक क्या है? टॉपिक यह है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। आइडिया से प्रोडक्ट यानी उत्पाद बनने तक एक लंबी यात्रा होती है। यानी विचार को उत्पाद बनाने तक एक लंबी यात्रा तय करना पड़ता है। इसी यात्रा को कहते हैं रिसर्च पाइपलाइन। एक बार मुझे बताएं, समझ पाए कि नहीं? यानी आइडिया को उत्पाद में अगर आप बदलना चाहते हैं तो रिसर्च पाइपलाइन आपको बनाना पड़ेगा। रिसर्च पाइपलाइन क्या होती है? इसका मतलब होता है जैसे पाइपलाइन में गैस एक रसिया से यूरोप जा रही, तो वैसे ही पाइपलाइन का मतलब हुआ कि एक निरंतर कंटिन्यूअस जुड़ा हुआ रास्ता, जहां पानी जैसे आराम से बहता है वैसे विज्ञान का ज्ञान भी लैब, लैब से विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय से उद्योग और उद्योग से बाजार तक बहे। मतलब पहले एक विचार आए, फिर उस पर लैब में प्रयोग किया जाए, फिर उसका एक प्रोटोटाइप यानी नमूना बनाया जाए, और फिर उस नमूने को बेहतर तकनीक के द्वारा और एम्पावर किया जाए, फिर उसको एम्पावर करके उत्पाद बनाया जाए फैक्ट्री में, और फिर उसको बेच करके पैसे कमाए जाए। आई होप आप इसको समझ गए। तो रिसर्च पाइपलाइन अब यह टॉपिक है, और भारत को इसकी जरूरत है। तो क्यों जरूरत है? जरूरत है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि हम सब कहते हैं कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिभा है, टैलेंट है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है। यूपीएससी ने प्रश्न भी आपसे पूछा, पूछा कि नहीं पूछा? यद्यपि हम जनसांख्यिकीय लाभांश को फ्लॉन्ट करते हैं, यानी शान से प्रदर्शित करते हैं, तो हम सब कहते हैं कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिभा है। डेटा भी यही कहते हैं, रिपोर्ट्स भी यही कहते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो क्या है? हमारी प्रतिभा आविष्कार तो करती है, पर बाजार में वह बिक नहीं पाता है। आई होप आप समझ गए ऐसा क्यों है। तो वो मैंने बहुत पहले आपको पढ़ाया कि भारत का जो रिसर्च पर खर्च है, जिसे जीईआरडी कहते हैं, वो जीडीपी का 0.65% है। 0.65। अमेरिका चीन का 2 से 4% है। तो सिंपल सोचिए, जब रिसर्च पर पैसा कम लगेगा तो विचार कभी उद्योग तक पहुंच ही नहीं पाएगा। और यही आपकी पढ़ाई में भी है मेरे प्यारे बच्चों। आप सब लोग इस चीज को नहीं समझते। अपने ऊपर पैसा खर्च करना दुनिया की, मुझे लगता है कि पहला चैप्टर ही होना चाहिए अपनी क्लास में। आपके बच्चों को जब पढ़ाया जाए तो पहला चैप्टर यही होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए मुझे। अपने ऊपर पैसा खर्चा करना। समझ पा रहे हो? गोविंद, बच्चे खुश रहिए। और यहां ऐप पर होती है, आप क्लास सुबह 9 बजे आइए ना, फ्री में ही तो है, क्या दिक्कत है? आप ऐप पर देखिए। तो आप चिंतन कीजिए, जब रिसर्च पर पैसा कम लगेगा तो विचार कभी उद्योग तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। और आप सबको मैं कह रहा हूं, आप सब भले तकलीफ में, लेकिन आपके जब बच्चे होंगे ना, डे वन से उन पे खूब पैसा लगाइएगा। चाहे उसके लिए आपको 2 घंटे अतिरिक्त काम करना पड़े, लेकिन आपको करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये चीज है आर एंड डी। तो भारत को इसीलिए रिसर्च पाइपलाइन की जरूरत है यार।
आज उद्योग और विश्वविद्यालय का रिश्ता भारत में कमजोर है। विश्वविद्यालयों में क्या पढ़ाया जाता है? परसेंटेज की लड़ाई यार। आपका बच्चा अगर परसेंट में कम आए, आपका क्या, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं अपनी मतलब जब मैं अपनी बेटी के लिए मैं ये चाहता हूं कि वो जो उसको मैं सिखा रहा हूं, इकोनॉमिक्स और ये सारी चीजें, आप सोचो इतनी कम उम्र में उसकी इतनी अच्छी इकोनॉमिक्स है और ये सारी, लेकिन परसेंटेज स्कूल में कम आ गया तो घर में बवाल की ये सब पढ़ाने की क्या आवश्यकता है। अब जो है पहले परसेंटेज सुधारा जाए। तो परसेंटेज की मार सोचो, मेरे जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति जो इतना ज्यादा स्किल है उसकी भी फैमिली में है, तो कॉमन फैमिली की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। तो वही है कि आज भारत के विश्वविद्यालय अधिकतर पेपर लिख रहे हैं, रिसर्च कर ही नहीं रहे। तो जो आप विश्वविद्यालय से पढ़ के निकलेंगे तो क्या उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार आपकी पढ़ाई होगी? तो यही यूपीएससी आपसे प्रश्न पूछता है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी यही बात कहते हैं कि भारत में युवा तो है लेकिन वो यूजलेस है। समावेशी विकास जीएस पेपर 3 में प्रश्न भी पूछा आपसे कि भारत का युवा यूजलेस है। यूजलेस है कि पढ़ा लेकिन उसे कुछ बाजार में उद्योगों की जो नीड है वह नौकरी करने लायक वो है ही नहीं। अमेरिका में अमेजॉन हो गया, मेटा हो गया, ये अरबों डॉलर विश्वविद्यालयों को रिसर्च के लिए देते हैं। क्यों? क्योंकि भैया उनको उस रिसर्च से लाभ कमाना है। चीन में हुआवेई और बीवाईडी कंपनी है, सीधे सीधे विश्वविद्यालयों में पूरी लैब बनवाते हैं। लेकिन भारत में अधिकतर उद्योग आर एंड डी को खर्च समझते हैं, निवेश नहीं समझते। यानी हमारे जो इन्वेस्टर हैं अडानी अंबानी, ये आर एंड डी पर खर्च ही नहीं करते, तो केवल सामान बेच रहे हैं। तो दुनिया आगे निकल गई है। उस निकली हुई दुनिया को पकड़ने के लिए रिसर्च पाइपलाइन की जरूरत है। अगर आप यूएस और चाइना से कंपेयर करें तो आप कहां हैं? तो चीन और अमेरिका की जो तरक्की केवल वहां की पॉपुलेशन की वजह से नहीं है, उनका असली कारण है रिसर्च पाइपलाइन। मेरे बच्चों, हुआवेई ने 2024 में लगभग 200 बिलियन का आर एंड डी चाइना में इन्वेस्ट किया। ऐसे ही मेटा ने। तो जितना रिसर्च करेंगे उतनी टेक्नोलॉजी, उतना विकास। क्या आपको नहीं पता है कि जब आप पीवाईक्यू देखते हैं तो आप रिसर्च ही कर रहे होते हैं कि इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, बताइए। तो वही कहा गया कि अगर भारत 2047 में विकसित बनना चाहता है तो उसको $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है। और उससे 5 बड़ी चीजें बदलनी होंगी। आर एंड डी टू सेल्स का लक्ष्य तय करना पड़ेगा, यानी हर सेक्टर को आर एंड डी का स्पष्ट लक्ष्य मिले, जैसे चीन में मिलता है कि भाई तुमको इतना आर एंड डी करना ही करना। को फंडेड लैब यानी साझी प्रयोगशालाएं बनाई जाए, उद्योग प्लस विश्वविद्यालय की संयुक्त प्रयोगशालाएं हो, जैसे आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क बना है। तीसरा, मल्टी यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट हो, यानी एक ही समस्या पर 10-15 विश्वविद्यालय एक साथ काम करें। इंडस्ट्री लिंक्ड पीएचडी हो, यानी पीएचडी छात्रों को उद्योग में इंटर्नशिप अनिवार्य हो। और पांचवा, आर एंड डी पारदर्शिता, यानी हर कंपनी बताए कि आर एंड डी में कितना पैसा लगा और क्या वहां से आउटकम निकला। किसी भी राष्ट्र के भाग के स्वरूप का निर्माण उसकी कक्षाओं में होता है। नेशंस डेस्टिनी शेप्स इन इट्स क्लासरूम। तो ये टॉपिक जो आपको पढ़ा रहा हूं, हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल द वर्ल्ड, सब में पूरा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यानी मेरे प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है ना, ये भारत के भविष्य का सवाल है। उस सवाल को उठाता है, भारत के भविष्य के सवाल को उठाता है कि विज्ञान केवल एक्सपेरिमेंट करने से आगे नहीं बढ़ता। विज्ञान को तभी ताकत मिलती है जब लैब में बना विचार विश्वविद्यालय में और प्यूरिफाई होकर के सुधर कर उद्योग में उत्पाद बनता है और फिर दुनिया में बिकता है। ऐसे में इस आर्टिकल में यही कहा गया कि अगर हमने रिसर्च पाइपलाइन बनाई तो भारत विकसित देश तो बनेगा, साथ ही ग्लोबल इनोवेशन पावर बन के भी उभरेगा। और इस बार का नोबेल पुरस्कार भी तो यही कहता है ना, इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो क्या आप सब रिसर्च पाइपलाइन समझ पाए मेरे प्यारे बच्चों? एक बार बताएं मुझे। सभी बच्चे स- समझ पाए आप सब लोग? ठीक है, कमेंट करते
और समझ गए तो बस यही यूपीएससी, ये कल का टॉपिक था, पता नहीं कैसे रह गया। सिलेबस आपके सामने है, बताने की जरूरत नहीं है। जीएस पेपर 3 साइंस टेक टेक में है ही है। जीएस पेपर 2 से मानव संसाधनों को आप कैसे विकसित करेंगे, इकोनॉमी में आ ही जाएगा, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में। ठीक है। प्रश्न है, भारत को वैज्ञानिक ज्ञान को औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता में बदलने के लिए मजबूत रिसर्च पाइपलाइन की आवश्यकता है। इस कथन पर चर्चा कीजिए तथा भारत की शोध व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उपाय सुझाइए। तो मजेदार टॉपिक है। इसी प्रकार के टर्म आपकी जिंदगी बदलेंगे बच्चों। बाकी आज की क्लास में इतना ही। जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, मेंस, यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस अपने ढंग से मैं करा रहा हूं, और व्हाट्सएप बेस्ड मेंटरशिप है, उसका हिस्सा बने। प्रीलिम्साथॉन टेस्ट सीरीज एकदम बिल्कुल न्यू 7 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है, आप इसका हिस्सा बने। और इसके साथ इंडियन पॉलिटी से सीसीपी का एक नया सेशन शुरू होने जा रहा है, जिसमें मैं आपको बता भी दूं कि इसके 2 फेज मैंने बनाए हैं, फेज 1 प्रीलिम्स का और फेज 2। फेज 1 में मैंने बनाया है यानी इंडियन पॉलिटी के उन चैप्टर्स को पढ़ाना जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं पहला चैप्टर लूंगा इस बार, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो बहुत साइंटिफिक, जिससे कि फेज 1 खत्म कर दूं, फेज 2 जब भी बाद में भी खत्म हो कोई दिक्कत नहीं, और फेज 1 पर टेस्ट हो जाए, जिससे कि आपका मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से मिल जाए। बाकी प्रीलिम्स की मेंटरशिप आप सबके लिए है ही है, जो बच्चे आना चाहें आ सकते हैं। और ये हमारे फाउंडेशन कोर्सेज की सारी जानकारी है। कंप्लीट यूपीएससी की तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं छोटे से ब्रेक व्रेक के बाद। ठीक है। तो 8 तारीख से आपके इंडियन पॉलिटी की क्लास स्टार्ट हो रही, सीसीपी ग्रुप वाले बच्चों। अभी फिलहाल के लिए रिवीजन स्टार्ट, मतलब रिवीजन बहुत करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।